ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सेशन स्टार्ट करते हैं लिनक्स का। और लिनक्स का आज हमारे जो डेवऑप्स कोर्स का लास्ट पार्ट है। और इस पार्ट के अंदर हम लोग बैश स्क्रिप्टिंग पे फोकस करेंगे कि बैश स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, उसका पर्पस क्या है, उसको करने का क्या मेथड है, उसका सिंटैक्स, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल क्रिएट फ्यू स्क्रिप्ट्स जो कि हमारे लिनक्स के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एक्चुअली जो पर्पस है मैं आपको वो भी बताऊंगा कि हम बैश स्क्रिप्ट से क्या अचीव कर सकते हैं और क्यों इतनी ज़्यादा उसकी डेवऑप्स के अंदर इम्पोर्टेंस है। सो जस्ट एक आपको लास्ट सेशन जो हमारा कल हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। हम लोगों ने जो कल सेशन किया था उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहला स्टार्ट था कि है पैकेज मैनेजर। अगर हम कोई यूज़ करते हैं कोई भी पैकेज मैनेजर, तो हमें पैकेज मैनेजर के लिए चाहे हम अपाची इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहे हम लोग माई इंस्टॉल कर रहे हैं, वी जस्ट वांटेड टू इंस्टॉल इट ताकि हम उसको अपने सिस्टम के ऊपर यूज कर सकें, हमारे पास वो सर्विस अवेलेबल हो और उस सर्विस के थ्रू फिर हम अपनी जो भी एप्लीकेशन का कोड है या डेटाबेस है या कोई भी चीज़ है उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये हमारे नोट्स थे कल के, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया कि अपाची किस तरह से इंस्टॉल होता है। वो हम लोगों ने सेकंड लास्ट सेशन में भी देख लिया था। फिर हम लोगों ने माई सिक्वल की इंस्टॉलेशन देखी। मैंने आपको डेटाबेसिस का ओवरव्यू दिया कि डेटाबेसिस क्या होती हैं, डेटाबेसेस की ज़रूरत क्यों है, कौन कौन सी डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, पोस्टग्रेस, एमएस एसक्यूएल, मारीडीबी, मोंगोडीबी, इन सबका मैंने आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि सीक्वल डेटाबेसेस कौन सी होती हैं और नो सीक्वल डेटाबेसेस क्यों कौन सी होती है और वो किस जगह पे कौन सी डेटाबेस हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा फिर मैंने आपको माईसीक्वल की बेसिक कमांड्स के बारे में बताया कि डेटाबेसिस को अगर देखना है माईसीक्वल में तो हम शो डेटाबेसिस से कर सकते हैं। यूज करना है किसी डेटाबेस को, उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, उस डेटाबेस में स्विच कर सकते हैं। शो टेबल्स, अगर हमें टेबल्स देखने हैं, अगर हमें डेटा का जो डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ कंटेंट देखना है तो हम सिलेक्ट की क्यूरी से देख सकते हैं। उसमें कुछ डालना है या इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट की क्यूरी होती है। अगर हमें कुछ डेटा को अपडेट करना है तो अपडेट का होता है। इसी तरह डिलीट की क्यूरी भी होती है और बहुत सारी क्यूरीज हैं। लेकिन ये मैंने आपको बार बार बताया था कि माई भी इतनी बड़ी चीज है कि माई भी एक पूरा एक सेपरेट कोर्स है, कोर्स कंटेंट है। तो हम उसको इतना इजी नहीं है। ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कि आपको आहिस्ता आहिस्ता जर्नी में आपको डेटाबेसिस पे काम करने का मौका मिलेगा। आपको जब भी कभी जरूरत पड़ेगी आपको, लेकिन आपको ये एटलीस्ट पता चल चुका कि आपको इंस्टॉलेशंस कैसे करनी है, सारी चीजें कैसे होनी है आप लोगों की। ओके, उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमें अपने पैकेजेस जो भी हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिए कोई सर्विस, अगर हमें उसको डिलीट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए पर्ज की कमांड थी। रिमूव की कमांड है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव द पैकेज। क्योंकि पर्ज की मैंने बताया था, पर्ज करने से ये होता है कि वो पैकेज के साथ साथ उसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो भी डिलीट कर देता है। यानी कि जो एक्स्ट्रा पैकेजेस इंस्टॉल हुए होते हैं वो भी हम डिलीट कर सकते हैं उसके साथ। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने फाइल डायरेक्टरी परमिशंस को काफ़ी डिटेल से कल देखा था। मैंने आप लोगों से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे, आप लोगों को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताया था कि आप लोग फाइल्स की डायरेक्टरी की परमिशंस जो हैं वो कैसे चेंज कर सकते हैं, उनको चेंज करने की रीज़न क्या है, उसको हम लोग उससे हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर डिफरेंट हम लोगों ने यूज़र्स से स्विच करके सारी परमिशन जो अप्लाई की हुई थी उनको टेस्ट भी किया था। और आप लोगों ने मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक ये चीज़ें सीख ली होंगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, डेवऑप्स या किसी भी टेक्नोलॉजी को पढ़ने का सबसे ज़्यादा बेटर चीज़ ये है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्लैरिटी आएगी। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, आप लोग जो हैं वो उसको साथ साथ कवर नहीं करेंगे, तो आप साथ साथ ही भूलते जाएंगे। क्योंकि मैं भी ऑनेस्टली बताऊं, अब अगर मैं कुछ महीना भी इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करूंगा ना, तो मैं समटाइम, आपने देखा होगा मैं यानी कि पर्ज की कमांड या कोई कमांड यानी हम भूल जाते हैं। यदि बड़ी तो बड़ी सिंपल सी कमांड है, लेकिन मैं किसी भी चीज़ की बात करूंगा, मैं इंसर्ट की कमांड को, तो मैं इंसर्ट की कमांड अभी भी पूरी नहीं शायद लिख सकूं। क्योंकि ऑब्वियसली वो अगर रूटीन में हम लिख रहे हो तो हमें याद होती है, लेकिन समटाइम हमें फिर डॉक्यूमेंटेशन माईसीक्वल की पढ़नी पड़ती है, उधर से हम देख लेते हैं। लेकिन चीज़ ये है कि साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहें, की प्रैक्टिसिंग। और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग जब अपने इंटरव्यूज डिफेंड करेंगे और किसी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलती है या आप अपनी ही कंपनी में प्रमोट होते हैं इस पोजीशन के लिए, तो फिर ऑब्वियसली आपको ये पढ़ने और करने का मौका भी मिलेगा। और अच्छा, इसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमें कोई रिमोट मशीन को एसएसएच करना है तो कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने कल एक EC2 इंस्टेंस यानी AWS के सर्विस के ऊपर एक सर्वर लॉन्च किया था। उस सर्वर को हम लोगों ने रिमोटली एक्सेस किया था। उसको एक्सेस करने के क्या तरीके होते हैं। फिर मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर हमें कोई कॉपी करना है डेटा फ्रॉम माई लोकल मशीन टू
रिमोट मशीन, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को ये पूरी एससीपी की कमांड बताई थी। तो और अगर लिनक्स में एक चीज वैसे आपने याद रखनी है कि गूगल इज द बेस्ट टूल। वो तो हर चीज के लिए है कि आपको आप गूगल करेंगे एंड यू कैन फाइंड योर सोल्यूशन, कि आपको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपको सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन ऑब्वियसली ढूंढी तभी चीज जाती है जब आपको उसका कुछ बेसिक जरूर पता हो। अदरवाइज मैं एकदम से जाके ब्लॉकचेन की चीजें नहीं ढूंढ सकता, बिकॉज अगर मुझे ब्लॉकचेन का पता ही नहीं है तो मैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्या ढूंढूंगा। यानी कि सर्च करने की भी कोई कोई एक होती है ना, कोई सेंटेंस लिखना होता है, या आपको पूरी एक पूरी लाइन लिखनी है जो आपको चीज ढूंढनी है। अगर मुझे बेसिक्स ही नहीं पता तो देन हाउ आई कैन फाइंड इट। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग का जो मेजर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जिस पे हमने टाइम स्पेंड करना है। यहाँ पर आप लोगों को प्रोग्रामिंग की कुछ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बैश स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्ट्स हमें लिखने हैं और स्क्रिप्ट्स लिखे कैसे जाते हैं। लेकिन एक बात है कि आप लोग पूरी तरह से मोटिवेटेड होके, डीमोटिवेट नहीं होना, पूरी तरह से मोटिवेट होके सेशन को देखोगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों को बैस्केट भी अच्छी लगने लग जाएगी। क्योंकि मैं खुद प्रोग्रामर नहीं हूँ, आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी एंड देन मैंने आईटी में मूव किया। मेरा कहीं से भी बैकग्राउंड जो है वो सॉफ्टवेयर सीएस से रिलेटेड नहीं है, बट एट द मोमेंट मुझे जहाँ जरूरत पड़ती है मैं बैश स्क्रिप्टिंग भी कर रहा हूँ, पाइथन स्क्रिप्टिंग भी कर रहा हूँ। सो दीज आर द थिंग्स जो कि मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं है। सो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी नहीं होगी। अगर कोई सीएस का स्टूडेंट है ऑब्वियसली उसके लिए तो कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चीज हम ये करेंगे कि हम अम, यहाँ पर चलें, ब्लैक सीन पे जाते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे अपने डेस्कटॉप में, डेवऑप्स के अंदर, बैच 06 के अंदर हम लोगों ने लिनक्स का फोल्डर बनाया हुआ था और यहाँ पर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, बल्कि वो बनाया था मैंने कल, स्क्रिप्ट्स का। तो हम स्क्रिप्ट बनाना शुरू करते हैं और ऐसा करता हूँ जो पहला स्क्रिप्ट है ना इसको हम यहाँ से उड़ा देते हैं। अब हम यहाँ से अपना पहला स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बैश स्क्रिप्ट है क्या? बैश स्क्रिप्ट एग्जैक्टली ना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलने वाली, यानी कि बैश, इसको बैश कहते हैं ना, ये इट्स अ बैश टर्मिनल, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक टर्मिनल है जिसके ऊपर हमने अगर कोई चीज प्रोसेस करनी है। स्क्रिप्ट एक्चुअली होते ये हैं कि हमें अपने काम को ऑटोमेट करना है। यानी कि हम लोगों ने ऐसे कुछ काम जो हम चाहते हैं कि यार हम हमारा सिस्टम इतना इंटेलिजेंट हो कि वो खुद डिसाइड कर सके कि किस कंडीशन में उसको क्या करना है और हमें उससे क्या अचीव करना है। एक बात याद रखना, लिनक्स और बैश स्क्रिप्टिंग जो है वो ज्यादातर ज्यादातर आपको प्रोग्रामिंग का तो थोड़ा सा टच तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लोग अभी तक जितनी भी कमांड्स टर्मिनल पे लिखते हुए आए हैं ना, लाइक सीडी की कमांड, मैं यहाँ पे कुछ कमांड लिख देता हूँ सीडी, लाइक आप लोग यहाँ पर MKDIR लिखते रहे हैं, या लाइक कि मैं कैट की कमांड को यूज करता हूँ, लाइक मैं LS की कमांड यूज करता हूँ। ये मैंने बड़ी बेसिक कमांड लिखी है, इससे बहुत ज्यादा बड़ी चीज है बैश। लेकिन चीज ये कि आपने इन सारी कमांड्स को एक किसी फाइल में लिखना और उसको एग्जीक्यूट करना ऑटोमेटिकली, ये चीज समझ लें कि स्क्रिप्ट्स के अंदर ही हम लिख सकते हैं। हम अपने प्रोसेस को, अपने उस काम को ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग द स्क्रिप्ट्स, जो काम हम मैन्युअली करते हुए आए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखना कैसे है यहीं से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल डू मूव ऑन। अच्छा, इसके लिए दो चीजें मैं रेकमेंड कर सकता हूँ मेरे सिस्टम के ऊपर, क्योंकि मैं इस टाइम मिंट यूज कर रहा हूँ। आप लोग ये यूज कर सकते हो स्क्रिप्ट वैसे जिस तरह मैं भी लिखूंगा। आपके पास मैं दो प्रोसेसेस बता देता हूँ कि हम किस तरह से लिख सकते हैं। एक तो हमारे पास ये है कि वे है कि हम किसी भी एडिटर को यूज कर लें जिसके ऊपर हम स्क्रिप्ट लिखें। लाइक कि मैं विम के थ्रू भी लिख सकता हूँ, मैं नैनो के थ्रू भी लिख सकता हूँ, या मैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज कर रहा हूँ जो GUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें टर्मिनल भी है यानी कि CLI पे भी काम कर रहा हूँ, और मेरे पास जो है वो पूरा डेस्कटॉप भी है जिसके अंदर एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। मैं उस एप्लीकेशन में कोई अपनी मर्जी का टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकता हूँ, या अगर अच्छी लैंग्वेज में या प्रॉपर ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करूँ तो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए जो IDE होते हैं, जो आपको इंटरप्रेटर्स अवेलेबल होते हैं कि जिनके ऊपर मैं जो है वो अपने प्रोग्रामिंग या कुछ लिख सकता हूँ, कोड लिख सकता हूँ, तो मैं उसको यूज कर लूँ। मैं एक रेकमेंड करूंगा जिसको मैं भी पूरे कोर्स में इस बैश स्क्रिप्टिंग में फॉलो करूंगा या आगे जाके भी फॉलो करूंगा, लेकिन आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग विम के थ्रू भी लिखना चाहें, चले मैं आपको विम के थ्रू भी लिख के दिखा दूंगा, मैं आपको नैनो के थ्रू भी लिख के दिखा दूंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल मूव ऑन टू द एक्चुअल वे जो कि मैं इस पूरे कंटेंट में फॉलो करूंगा, इस बैश स्क्रिप्टिंग में फॉलो करूंगा, और वो है विजुअल स्टूडियो।
विजुअल स्टूडियो एक आईडी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाले जानते होंगे। उसके अलावा पाइचार्म भी है, और भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं आईडीज, बहुत अच्छे अच्छे आईडीज अवेलेबल हैं। लेकिन मैं, क्योंकि हम लोग का बहुत ज़्यादा काम प्रोग्रामिंग में नहीं होता, लेकिन मैं जो है वो विजुअल स्टूडियो यूज़ करता हूँ। इस पूरे प्रोसेस में मैं उसी को यूज़ करूंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द विम, कि विम के थ्रू कैसे करना है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नैनो, एंड देन फाइनली वी विल मूव ऑन टू द एक्चुअल वे जो कि मैं विजुअल स्टूडियो पे करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट स्क्रिप्ट डॉट एस एच। एक बात याद रखना, नाम कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, चाहे उस्मान लिख दो, चाहे अदील लिख दो, अली लिख दो, कोई भी नाम लिख दो। यहाँ पर आपने, ये वो स्क्रिप्ट का नेम है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई मैं इस स्क्रिप्ट के अंदर करने का लगा हूं। यानी कि अगर मैंने कोई हेलो डॉट एस एच लिखना है, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी फाइल के अंदर, या मैं अपने आप को या अपनी टीम को ये बताना चाह रहा हूँ कि यार मेरे स्क्रिप्ट के नाम को ही देख कर आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर हो क्या रहा होगा। ज्यादातर हेलो वर्ल्ड हो रहा होगा, या हेलो से रिलेटेड कोई चीज होगी। अगर मैं कोई लूप लगा रहा हूँ या कोई फंक्शन लिख रहा हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड एक फाइल बना लूंगा। तो इसीलिए आप लोग, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी जो लिनक्स के अंदर जो बैश स्क्रिप्ट्स हैं उनकी एक्सटेंशन डॉट एस एच होती है। एस एच का मतलब है शेल। जी अदील, आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें अगर हम लोग डॉट एस एच की एक्सटेंशन ना भी लगाएं और सिर्फ उसके अंदर विम करके इसके अंदर पूरा अपना प्रोग्राम डाल दें, तो तब हम्म। भी इशू नहीं होता ना? आई मीन नहीं। हाँ, नेसेसरी नहीं है ये डॉट एक्सटेंशन लगाने, हम लोग खुद लगाते हैं इसके लिए मैं बताता हूँ। ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। मैं बताता हूँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लिनक्स हमारा इतना इंटेलिजेंट है, या सिस्टम हमारा इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसको पता चल जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम एक लाइन लिखते हैं जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, कि जिस लाइन से हमें पता चल जाता है कि हमारा स्क्रिप्ट है किस चीज़ का। क्या वो पाइथन का है, क्या वो किसी पीएचपी का स्क्रिप्ट है, क्या वो बैश का स्क्रिप्ट है। तो उसको पता चलने के लिए, उसको बताने के लिए हम एक लाइन अंदर लिखते हैं, जिससे उस सिस्टम समझ आता है कि भाई मैं किस चीज, यानी कि किस लैंग्वेज का स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने लगा हूं। लेकिन एक बात याद रखें, दिस इज रेकमेंडेड कि आप डॉट एस एच जरूर लगाएं। एक मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब तक आप डेवऑप्स में काम कर रहे हैं, दिस इज वेरी मच नीडेड कि आप डॉट एस एच लगाएं। क्योंकि सम टाइम आप कभी विंडो में काम कर रहे होंगे, सम टाइम आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और आपको बैश का ही स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है, तो सिस्टम आपका सिर्फ इस चीज से ही आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपका स्क्रिप्ट किस चीज का है। लाइक कि मैंने यहाँ पर एक और स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, विम हेलो डॉट पाई। अब मेरे सिस्टम को ये पता चलेगा कि ये पाइथन का स्क्रिप्ट है, मुझे पाइथन चलाना है। तो मुझे अपने सिस्टम को भी, और अपने आप को भी, और अपनी टीम को भी बताने के लिए कि भाई यहाँ पर दो फाइल्स अगर पड़ी हुई हैं, दो स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, तो कौन सा शेल का है, यानी बैश स्क्रिप्ट है, और कौन सा पाइथन का है। तो हम एक्सटेंशन जरूर यूज करते हैं। सिस्टम आगे जाके जब हम लोग ऑटोमेट करेंगे ना अदील, जब हम लोग जेंकिंस के थ्रू ऑटोमेशन करेंगे, जब हम किसी और थर्ड पार्टी टूल के थ्रू करेंगे, तो उसको हेलो से कुछ भी उसको समझ नहीं आएगी, उसको समझ आएगी हेलो डॉट एस एच से, या हेलो डॉट पाई से। तो दूसरे सिस्टम्स को भी आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि भाई हम कौन सी चीज या कौन सी लैंग्वेज का स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने लगे हैं, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन का सबसे बेस्ट चीज है कि उसकी एक्सटेंशन, एंड आफ्टर दैट फिर उसके अंदर हम चीज लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों ने जरूर एक्सटेंशन डालनी है, एंड एक्सटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाम लिखा, डॉट एस एस लिखा, एंड अंदर चलते हैं। मैं पहले विम से क्रिएट करूंगा, एंड देन आई विल डू दैट विद नैनो एंड विम विजुअल स्टूडियो। विम के अंदर जाके मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमें कुछ लिखना हो तो हम आई प्रेस करते हैं, और यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ आ जाएगा, एंड देन वी कैन राइट एनीथिंग। बैश का जो स्क्रिप्ट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हैश एंड नॉट साइन, यानी कि जो कॉलन का साइन होता है इससे, और इसके आगे लिखते हैं बिन बैश। अच्छा, ये होता क्या है, चले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, ये जो दो चीजें हैं ना, ये इनको कहते हैं अच्छा, मैं म्यूजिकल लैंग्वेज के अंदर, म्यूजिक की जो लैंग्वेज है ना, इटालियन लैंग्वेज को कहा जा सकता है। इटालियन म्यूजिकल लैंग्वेज के अंदर जो म्यूजिक के कुछ साइंस होते हैं ना, उन इनको कहते हैं हैश। एंड ये जो सेमी कॉलन है ना, ये सेमी कॉलन कह रहा हूँ, सॉरी, कॉलन का साइन है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी कॉलन कह रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आइडेंटिफाई करते हैं हैश बैंक को। ये म्यूजिकल लैंग्वेज के अंदर होता है, और अगर आप लोग लिनक्स में भी पढ़ेंगे तो आपको वो यही बताएंगे कि ये दो साइन हैश बैंक को जाहिर करते हैं। और इसके आगे जो बिन बैश है, ये लोकेशन है कि जहां पर हमारी बैश इंस्टॉल हुई हुई है, जहां पर हमारी बैश पड़ी हुई है। अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, तो हमारे पास बिन के अंदर बैश
है, और बैश के अंदर ये यहाँ पर अगर बिन में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। बिन में जाते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। बिन इस तरह जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपको डिफरेंट जो है वो मिल जाएंगे। आपको शेल भी यहाँ पर मिलेगा कि शेल भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आर बैश भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे बैशेस अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम जो आमतौर पर यूज करते हैं ना, वो हम सिंपल बैश यूज करते हैं, यानी बिन बैश को यूज करते हैं। और उसका बेनिफिट ये होता है कि हमारा सिस्टम ये बैश है, इसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि हम लोग, यानी कि इसको हम लिखेंगे इस तरह कि हम बैश लिखते हैं, और इसके अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो सारा इंक्रिप्टेड है और वो सारा कुछ है, लेकिन वो सिस्टम समझता है, हम लोग नहीं समझते हैं। हाँ, कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर को पता चल जाता है कि भाई जब यहाँ से कोई स्क्रिप्ट आ रहा है जिसके आगे बिन बैश लिखा है, इट्स मीन दैट कि ये हमारा कोई बैश का स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम वापस चलते हैं डेस्कटॉप पे, वहां से डेवऑप्स और बैच 06 लिनक्स एंड स्क्रिप्ट्स, यहाँ पर मेरा पड़ा हुआ है स्क्रिप्ट। मैंने क्या लिखना था, hello.sh। मैंने सिर्फ लिखा बिन बैश, यानी कि अपने सिस्टम को। अगर मैं पाइथन का कोई स्क्रिप्ट लिख रहा होता तो उसके लिए मैं शायद ये लिखता, इसकी लोकेशन जो भी होगी, var lib python 3 या समथिंग, जो भी ये फिर मेरा सिस्टम समझ जाता कि ये पाइथन का स्क्रिप्ट है। बट एट द मोमेंट वी आर नॉट लर्निंग द पाइथन, हम लोग सिर्फ बैश पे फोकस करेंगे। तो बिन बैश से मेरे सिस्टम को पता चल जाएगा इट्स अ बैश स्क्रिप्ट। अब हम लोग इसके नीचे लिखेंगे जो लाइन वो इसको बैश के तौर पे एग्जीक्यूट करेगा, जिस तरह हमने कल लिखा था। और कल के हमने क्या लिखा था, एको। एको की स्टेटमेंट ये करती है जिस तरह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि भाई हम प्रिंट कैसे करा सकते हैं। हमें कुछ चीज डिस्प्ले करवानी है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग लिनक्स के अंदर एको यूज करते हैं, ECHO। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कुछ भी इस, अच्छा ये जो कोड्स हैं इसके अंदर जो लाइन लिखेंगे ये उसके लिए, चाहे मैं यहाँ पर ये लिख दूं या ये सब कुछ भी लिख दूं, ये इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्ले कराने का कंटेंट है कि जो डिस्प्ले, जैसी जो लाइन लिखी होगी वैसे का वैसे वो आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, आपको डिस्प्ले करवा देगा जो भी रिजल्ट है इसके अंदर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो एवरीवन, बस ये मैंने लाइन लिखी, escape प्रेस किया, कॉलन WQ किया, बाहर निकल आया। अब मैं यहां पर करता हूं ls-l। ठीक है, अब मैं स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है, तो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का तरीका ये कि अगर आपका स्क्रिप्ट इसी लोकेशन पे पड़ा है जहां पर आप बैठे हुए हो, तो आपका स्क्रिप्ट यहीं पे पड़ा हुआ है ना, क्योंकि मैंने ls किया तो ये स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है मेरा। तो अगर मैं स्क्रिप्ट को यहीं पर पड़े हुए को एग्जीक्यूट करना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा ./hello.sh। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये आपको एक एरर देगा। कौन बताएगा ये एरर क्यों है और इसको फिक्स कैसे करना है, और क्यों रहा है ये एरर? गौर करोगे तो जरूर आंसर दे पाओगे। अभी आप रूट उसमें नहीं है, यूजर में। नहीं, ये नहीं है आंसर। गौर करो, अदील आप ही आंसर दे पाओगे। एग्जीक्यूट का इसके पास वो नहीं है प्रिविलेज। परफेक्ट, बिल्कुल। देखिए ये आपके पास फाइल पड़ी हुई है, मैंने इसको ls-l जान के किया था पहले। अगर आप यहाँ पर गौर करो तो यहाँ पर एक्स की परमिशन किसी के पास भी नहीं है, यानी कि उस्मान यूजर के पास भी नहीं है, और ग्रुप के पास भी नहीं है, और किसी और के पास भी नहीं है। तो एक तरीका होता है, अच्छा एक आप लोगों में से कौन बताएगा कि मैंने इसको एग्जीक्यूशन की परमिशन देनी है सबको, तो मैं कैसे दे सकता हूँ? सर chmod 777 हाँ और परफेक्ट, उसका नाम। ये 777 दे दें। 777 से ये होगा कि यहाँ पर W भी आ जाएगा, लेकिन अगर हमने चले स्पेसिफिक देनी है कि इसके पास और इसके पास सिर्फ एक्स यानी एग्जीक्यूशन की परमिशन आए, तो हम क्या कोड लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 774, क्योंकि आर है ना, 4 नहीं बल्कि 5, इसके बाद भी एग्जीक्यूशन किया जाएगी 775। एक तरीका ये है, लेकिन एक और तरीका है जो कल नहीं मैंने आपको बताया था, कि अगर मुझे सिर्फ सबको एग्जीक्यूशन की परमिशन देनी है, यानी कि सबको, तो मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं यहाँ लिखूं chmod +x। +x क्या करेगा कि ये आपकी जहां जहां, यानी कि सबके लिए यहाँ पर एग्जीक्यूशन डाल देगा। x होता है ना एग्जीक्यूशन के लिए, तो हम x डाल देंगे और यहाँ पर लिख देंगे hello.sh। और जब मैं इसको ls-l करूंगा तो आप ये देखना, इसने देखें सब पे x लगा दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं छेड़ा इसने, सबके ऊपर x ऐड कर दिया। ठीक है, ये एक तरीका होता है। इसी तरह W भी लगा सकते हैं, +W भी कर सकते हैं प्लस, अगर सबको अगर देने हैं तो। लेकिन अगर स्पेसिफिक देने फिर नहीं आप यूज कर सकते। यानी कि मैं कह रहा था कि मैंने सिर्फ ऑनर को देना है, मैंने बाकियों को नहीं देना, तो फिर मैं नहीं करता ये काम। समझ आई ये चीज? ऑनर को देने के लिए U+
एक्स लगाएंगे तो आ जाएगा ना? हाँ u+x आ जाएगा बिल्कुल। तो अगर हमें स्पेसिफिक देना, मैं इसलिए ज्यादा ट्रिकी पे नहीं जा रहा क्योंकि बहुत चीजें हैं। मैंने बताया लिनक्स के अंदर मैं छोटी छोटी चीजों को करता रहा ना तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ज्यादा नहीं किया। लेकिन ये कि इतना समझ आ गया कि मैंने सबको एक्स यानी इसकी परमिशन देनी है, तो मैंने यहाँ पर +x लगा के तो हम लोगों ने उसको hello.sh कर दिया। ठीक है। अच्छा मैंने इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा अब / के साथ hello.sh, तो ये आगे से आपके पास आउटपुट रिटर्न कर दिया हेलो एवरीवन, जो उसके अंदर लिखा हुआ था। अच्छा हेलो एवरीवन का ईगल काम है। तो ये तरीका था कि मैंने एक छोटा सा स्क्रिप्ट विम के थ्रू ऐड किया। ठीक है। ये स्क्रिप्ट ये पड़ा हुआ है फाइल, मैं इसी फाइल को ओपन करता हूँ यूजिंग नैनो। मैंने क्या करना है, हेलो एवरीवन, और नीचे एक और लाइन लिख देता हूँ एको। मैं डिजाइनिंग भी कर सकता हूँ इसके अंदर, यानी कि मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेता हूँ कि थोड़ा सा कंटेंट जो है वो बेटर नजर आ जाए। दिस इज डेवऑप्स, बस मैंने ये लाइन लिख दी और फिर नीचे एक और लाइन लगा देते हैं। तो आपको ये जो भी इस कोड्स के अंदर लिखा हुआ है ये उसको आपके लिए एज इट इज जो है वो डिस्प्ले करा देगा। मैं जब इसको सेव करूंगा, अच्छा सेव यहाँ से इस तरह नहीं होता, ये होता है Ctrl+X से, और यस करूंगा, बाहर निकलूंगा, दोबारा इस स्क्रिप्ट को देखता हूँ, कैट करता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ था। जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसके पास रिजल्ट क्या आ गया, ये देखिए इसने एको नहीं दिखाया, इसने ना ये बैश, इसने एक स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जो एको के उसके अंदर लिखा हुआ था, हेलो एवरीवन दिस इज डेवऑप्स। समझ आई कि जिस तरह से भी, चाहे मैं उसको विम से करूं नैनो से करूं, दीज आर द एडिटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो असल तरीका जिसपे मैंने आप लोगों को सिखाना भी है और जाना भी है, वो तरीका ये कि मुझे इसको विजुअल स्टूडियो के थ्रू ओपन करना। तो लेट मी शो यू के मेरे पास ऐसा विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होना जरूरी है। और एक बात मैं दोबारा बार बार रिपीट करूंगा, किसी को भी विजुअल स्टूडियो ना होने की वजह से आप लोग का लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। वैसे तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, आप उसको डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, सब कुछ हो जाएगा। विंडो पे भी चलता है, लिनक्स पे भी चलता है, मैक पे भी चलता है, हर जगह पे चलता है। लेकिन अगर आप लोग नहीं भी कर पा रहे या नहीं समझ आए कि यार ये कैसे करना है, मैं क्या बता रहा हूँ, तो भाई वेम और नैनो इसीलिए बताया कि भाई उसके थ्रू कर लो। विजुअल स्टूडियो का क्या बेनिफिट है अब मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, मेरे पास लैपटॉप में इंस्टॉल है, मैं उसको जरा ओपन करता हूँ और आप लोग को दिखा देता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड, ये विजुअल स्टूडियो कोड है। अच्छा ये विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन कर दिया। सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड आप लोग नेट पे लिखेंगे, फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। विजुअल स्टूडियो की जो अपनी वेबसाइट है उधर से आप डाउनलोड करेंगे एंड इंस्टॉल करेंगे एंड देन यू कैन इजीली ओपन इट। अच्छा इसमें बेनिफिट, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो मैं बताने से पहले, सबसे पहले अपना जो फोल्डर है बैच 05 वाला नहीं, बैच 06 वाला, वो मैं यहाँ पर ओपन करूंगा। तो यहाँ पर देखें, फाइल में जाऊंगा एंड ओपन फोल्डर में जाके अपना जो फोल्डर है बैच 06 का, वो यहाँ पर मैं ओपन कर लूंगा। डेस्कटॉप के अंदर, डेवऑप्स के अंदर बैच 06, ये और लिनक्स, इसको इसमें फोल्डर ओपन होता है। तो हम इस पे लिनक्स पे क्लिक करने के बाद मैं ओके कर दूंगा, तो यहाँ पर सारी फाइल जो मैंने अभी तक क्रिएट की थी, स्क्रिप्ट, सब कुछ आ जाएगा। ये आपसे पूछता है कि आप उसको करते हैं कि नहीं, तो हमारे स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ से उसको ओपन कर दें। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा। अच्छा बेनिफिट क्या है और मैं क्यों यहाँ पर लाया हूँ आप लोगों को, बेनिफिट ये है कि विजुअल स्टूडियो के अंदर डिफरेंट एक्सटेंशंस अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर देखिए एक्सटेंशंस का एक बटन है, आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा, मैं होवर करूंगा तो नजर आएगा। तो एक्सटेंशंस, तो यहाँ पर हमारे पास बेपनाह इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल एक्सटेंशंस हैं जो कि मैं यूज कर सकता हूँ फॉर आर पर्पसेस। होता क्या है, एक्सटेंशन का बेनिफिट क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ बैश, तो आपको बैश की भी कोई एक्सटेंशन मिल जाएगी। बैश डिबगिंग है, बैश आईडी है, जो भी है, लेकिन मैं ये वाली इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है बैश को इंस्टॉल करने का या किसी को, कि जब भी मैं कभी एक्सटेंशन बेनिफिट आपको क्या मिलता है, ये वैसे करो ना करो यार, एक बात याद रखना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये चीज आपको सिर्फ हेल्प आउट करेगी कि कह सकते हैं कि प्रोफेशनली काम करने में, अपने काम को तेज करने के लिए आपको जरूर हेल्प आउट करेगी। बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जो है इसके बगैर को यार ये काम नहीं हो रहा तो मैंने आगे काम करना ही नहीं है, या मैंने आगे स्क्रिप्ट लिखना ही नहीं है। भाई स्क्रिप्ट लिखना जरूरी है, उस किस चीज से लिखते हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा इसका बेनिफिट क्या है, मैं दोबारा बेनिफिट बताने लगा था कि इसका बेनिफिट ये कि एक्सटेंशंस आपको बेनिफिट ये देती हैं कि आपके लिए
ऑटो कंप्लीशन की ऑप्शन आ जाती है, एरर हैंडलिंग आपके पास आ जाती है, यानी कि जब आप लिख रहे होगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका सेंटेक्स कंप्लीट कर रहा होगा, कहीं आप एरर दोगे यानी कि आपको गलती करोगे तो आपको हाईलाइट कर देगा, तो ये बहुत ज्यादा असिस्ट कर रहा होता है साथ साथ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक्सटेंशन जो है ना वो आपको इसलिए हेल्प आउट करती है। मैं इसको एक दफा रीस्टार्ट कर लेता हूँ, जब एक्सटेंशन कभी वो करो तो सजेस्टेड यही है कि आप इसको एक दफा विजुअल स्टूडियो को रीस्टार्ट कर लो। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इसको एक दफा, अच्छा एक और तरीका भी है लेकिन चलो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता। मैंने इसको बंद किया था और ये दोबारा मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल है, मैं यहाँ जाऊंगा, अपना इसी स्क्रिप्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो आपके पास ये मेरा सिस्टम, जब भी मैं कभी ये लाइन लिखूंगा मेरा सिस्टम समझ जाएगा कि मेरा जो है वो क्या नाम है, बैश का स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा। एनीवेज, अब हम यहाँ से लिखेंगे और अपने टर्मिनल से जाके इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। टर्मिनल यहाँ पर भी होता है, अच्छा यहाँ पर भी बड़ी मजे की चीज है, यहाँ पर अपना टर्मिनल भी होता है। अगर मैं यहाँ टर्मिनल पे क्लिक करूँ तो मैं उसी जगह पे आ गया हूँ जहां पर मैं यहाँ पर था। इसके अंदर अगर मैं आपको ये दोनों स्क्रीन्स दिखाऊं तो आप लोग गौर करो कि ये वाली, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ पीडब्ल्यूडी करता हूँ, मैं इधर बैठा हूँ लिनक्स स्क्रिप्ट्स के अंदर, और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ स्क्रिप्ट्स के अंदर और पीडब्ल्यूडी करूँ तो मैं यहाँ पर भी वहीं पर बैठा हुआ हूँ। तो चीज़ ये कि यहीं से बनाओ और यहीं से एग्जीक्यूट करो, तो ये बेनिफिट आपको भी यहाँ पर मिल जाता है। विजुअल स्टूडियो इज अ बिग थिंग और अच्छी चीज़ है, मैं इसको बहुत यूज करता हूँ अपने डेवऑप्स काम के लिए। ठीक है, अच्छा मैं यहीं से स्क्रिप्ट्स बनाता जाऊंगा और वहां से एग्जीक्यूट भी करता जाऊंगा। एनीवेज, मैं यही वाला स्क्रिप्ट यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट हेलो, एंटर, तो वही रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो आप लोग के लिए है, वहां से काम करो यहाँ से करो, करना काम है भाई। और अब जो है ना, अब हमने और टाइम वेस्ट नहीं करना। जस्ट 1 मिनट में एक दफा ना एक्स्ट्रा, ये जो मेरे एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट चीजें पड़ी हुई हैं इनको मैं एक्स्ट्रा में फेंक दूँ, ताकि ना जरा नीट एंड क्लीन स्क्रीन पसंद है मुझे। अच्छा जी, अब ये स्क्रिप्ट्स हैं, ये लैदा फोल्डर है, वो लैदा डायरेक्टरीज हैं, यानी डायरेक्टरीज और डायरेक्टरीज हैं सारी। ठीक है, अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा, ओके, सो बैक टू द टॉपिक। पहला स्क्रिप्ट हमने लिख लिया, हेलो हमने उन्हें कुछ प्रिंट करवाया। चले कुछ और चीजें करते हैं यहाँ पर प्रिंट। हमने अगर कोई और लाइन प्रिंट करानी है, मैं यहाँ से एक और न्यू फाइल क्रिएट करूंगा इसी फोल्डर के अंदर, यहाँ लिख देता हूँ टू, या कुछ भी लिख देते हैं हेलो टू डॉट एस एच, यानी कि सेकंड स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो मैं पहली लाइन क्या लिखूंगा, कौन बताएगा? बैश में सबसे पहली लाइन में क्या लिखूंगा स्क्रिप्ट के लिए? सर हैश, हैश से स्टार्ट करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। बेन बैश, ठीक है, मैं ये लिख दूंगा। आगे क्या लिखूंगा? आगे मैंने कोई भी चीज लिखनी है, लाइक कि मैं लिख देता हूँ एक पूरा डिजाइन दे दिया मैंने ये, उसके बाद दे दूंगा कि हेलो दिस इज द लिनक्स पार्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये दे दिया। इसके बाद मैं एको की स्टेटमेंट डाल देता हूँ, कुछ भी स्टेटमेंट्स लिखूं यार, आप वो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिर उसके बाद लिख देता हूँ, अच्छा फिर मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा लिनक्स में ना एक बड़ी मजेदार चीज होती है, चलें पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा था, मैंने देखा यहीं पे कंट्रोल एस प्रेस किया, ये सेव हो गया। यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ जाके लिखूंगा हेलो टू डॉट एस एच, एंटर करूंगा, एरर आया। वही एरर है, क्यों एरर है कौन बताएगा? जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी, सोल्यूशन क्या है? एरर पुराना ही है, परमिशन का एरर है, और उसकी सोल्यूशन ये है कि हमने क्या करना है, सी एच मॉड प्लस एक्स हेलो टू डॉट एस एच। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा, परमिशन आ गई, उसने वो जो ऊपर लाइन प्रिंट की थी मैंने, पहली लाइन, ये दूसरी और तीसरी, तीनों लाइनें उसने प्रिंट करा के मुझे दिखा दी। तो मसला क्या है, हमें हर दफा पहली दफा, सिर्फ पहली दफा इसकी परमिशन चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो परमिशन नहीं देता। ठीक है, एग्जीक्यूशन की, तो वो साथ साथ देता जा रहा है और हम साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ अच्छी, यानी इसमें एडिशंस करते हैं, यानी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब हम यहाँ एक और स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसका नाम रखते हैं, मैं हर स्क्रिप्ट इसलिए अलग बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, वेरिएबल डॉट एस एच। वेरिएबल का किसको आइडिया, वेरिएबल क्या होते हैं जी? वेरिएबल, अच्छा तो आप में से सीएस में से कौन कौन सा हैंड रेस करें जो सीएस के स्टूडेंट्स थे, ताकि ना मुझे पता तो चले कि यहाँ पे सारे आईटी के हैं या सीएस के हैं। अच्छा जी, दो तीन ही हैं।
अच्छा चलें, फिर मुझे और ज़रा बेसिक्स पे रहना पड़ेगा। चलें ये मुझे, इसीलिए मैंने पूछा था, अगर सीएस वाले आप लोग ज़्यादा होते तो फिर मुझे इतना सारना खपाना पड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को आइडिया होगा, दो तीन ही आप लोगों ने, मैंने देख लिया और अच्छा किया आप लोगों ने बता दिया। अच्छा, वेरिएबल होते हैं, देखिए वेरिएबल एक एक ऐसा कह सकते हैं कि अम, एक ऐसा नेम होता है, यानी कि हम कोई भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या सपोज दैट के मैं अभी मैं ये समझो कि मैं स्क्रिप्ट ही लिख रहा, मैं एक सिंपल सा कोई नोटपैड ओपन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर नोटपैड है ये, मैं लिखता हूँ ए। एक इस ए के अंदर अगर मैंने कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो ये एक वेरिएबल है। मैंने यहाँ पर अगर स्टोर कराना है ना उस्मान, तो ये ए इज इक्वल टू उस्मान हो जाएगा, यानी कि ये जो उस्मान की वैल्यू है, यानी उस्मान जो लिखा हुआ है, ये ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बहुत चूंकि बेसिक में जाना है तो ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर मैंने किसी भी करेक्टर के अंदर या किसी भी कह सकते हैं नेम के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करानी है और वो चेंजेबल वैल्यू हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर अगर मुझे कुछ स्टोर कराना है ए के अंदर, उस्मान का एक नाम स्टोर कराना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए इज इक्वल टू उस्मान। तो फिर मैं इसके बाद इसको आगे यूज कर सकता हूँ। तो ये एक वेरिएबल है, और ये वेरिएबल का बेनिफिट क्या होता है कि वेरिएबल असल में चेंजेबल होता है, कि अगर मुझे उसको चेंज करना पड़े ना तो मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ। कैसे, चलो यहाँ पर आपको बताता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ बिन बैश। बैश में कैसे यूज होता है, मैं यहाँ पर एक एको की स्टेटमेंट लिखता हूँ पहले, वही डिजाइनिंग इसलिए करूंगा ताकि आपको पता चलता रहे कि चले कुछ लिखता जा रहा हूँ। यहाँ मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ, किसी भी कोई एक नाम लिखता हूँ, मैं कहता हूँ नेम। नेम एक एक सिंपल एक वेरिएबल बनेगा, अभी बन नहीं रहा, बनेगा, हम उस नेम को आगे यूज करेंगे, और इसके अंदर जो भी मैं स्टोर कराऊंगा, सपोज दैट मैं उसमें स्टोर करा रहा हूँ उस्मान, तो ये एक वेरिएबल है, मैंने एक वेरिएबल लिखा। अच्छा, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का दो तीन तरीके होते हैं। हर लैंग्वेज में डिफरेंट मेथड है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। आमतौर पे यही मेथड यूज होता है हर जगह पे, हर प्रोग्रामिंग, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही यूज होता है कि हम नेम लिखते हैं स्पेस इक्वल टू स्पेस और आगे वेरिएबल की जो भी वैल्यू है। लेकिन बैश के अंदर एक चीज होती है कि बैश में एक छोटा सा, बैश थोड़ा सा ना मेच्योर कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नहीं मैं मान सकता, क्योंकि इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर ना स्पेसिस जो है ना वो अलाउ नहीं है इसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो ये कोई बुरी चीज नहीं है, हर किसी के अपना एक लिमिटेशंस हैं, इसमें एक लिमिटेशन ये कि इसमें स्पेस नहीं आती। तो अगर मैंने नेम के अंदर उस्मान एक वैल्यू स्टोर करानी है तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे, और अगर मुझे ये वैल्यू नीचे कॉल करनी है, मैं लिखूंगा माय, बल्कि अगर मुझे ये कॉल करनी है यानी कि मुझे प्रिंट करानी है ये वैल्यू, तो मैं ये लिखूंगा माय नेम इज डॉलर साइन। अच्छा, मुझे उस देखिए, जब मुझे वेरिएबल को कॉल करना है ना किसी लैंग्वेज में, वेरिएबल को देखिए मैंने अपने क्या करना है, ये एक लाइन लिखी है, ये सिंपल एक स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग कहते हैं, कि मैंने एक स्ट्रिंग लिखी। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है ये नेम, ये एक स्ट्रिंग है। असल में डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। तो स्ट्रिंग जो है वो सिंपल एक नेम होता है, उसमें स्पेसिस भी आ सकती हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में जो लिखा होगा वो वैसे का वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। फिर आगे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इनिट्स क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं, और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अभी स्ट्रिंग स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, कि अगर मैंने एक लिखा माय नेम इज, ये सारी की सारी एक स्ट्रिंग है, और उसके अंदर मुझे ऑटोमेटिकली कि जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई हुई वो यहाँ पर प्रिंट करानी है, तो मैं नेम को कॉपी करके यहाँ पर डाल दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये दिखाएगा कि भाई ये पहले एक लाइन लिखेगा माय नेम इज, और आगे जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई, इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी होगी, इसके अंदर पड़ी होगी उस्मान, तो ये उस्मान को यहाँ पर प्रिंट करा देगा। और नीचे मैं वैसी डिजाइनिंग थोड़ी सी और कर देता हूँ कि भाई चलो दिखाओ, और इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाओ मुझे, समझ आइए। जिनको नहीं आती उनके लिए सिंपल, कि मैंने एक वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर कराई और उस वेरिएबल को मैंने यहां पर कॉल कर लिया, सिंपल। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, हमने एक लाइन लिखी, और उसके बाद एक बात याद रखना कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर बड़े डिफिकल्ट किस्म के ना वो होते हैं, सेंटेक्स होते हैं, कि आपको ये ब्रैकेट्स भी लगानी है, इसके अलावा वो कई जगहों पे कोट्स भी लगाने होते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट्स, कहीं पे करली ब्रैकेट्स। लिनक्स के अंदर ये करली ब्रैकेट्स ना भी लगाओ ना तो ये चल जाएगा, लिनक्स के अंदर ये करली ब्रैकेट्स ना भी लगाऊं तो ये ऑब्वियसली चल जाएगा। तो मैं इसको इस तरह करके सेव करता हूं, मैं सेव करता हूं, सेव करने से पहले, चलाने से भी पहले इसकी देखें एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है, तो पहली पहली दफा मुझे एग्जीक्यूशन की परमिशन देनी है। मैं यहाँ लिखूंगा +x और वेरिएबल नाम दे दूंगा, ठीक है, ताकि एग्जीक्यूशन की परमिशन आ जाए, वो आ गई। और अब हम चलते हैं आगे।
अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं वेरिएबल डॉट। तो उसने क्या कहा, माय नेम इज उस्मान। मैंने करली ब्रैकेट जान के लगाई थी कि ताकि आपको बता सकूं कि ये करली ब्रैकेट से भी चल जाएगा और उसके बगैर भी चल जाएगा, नो नीड फॉर द करली ब्रैकेट्स। बड़ा सिंपल सा सेंटेक्स था इसका। तो उसने क्या किया, इसने देखे, अब मैंने यहाँ पर सपोज दैट के एक तो तरीका ये कि मैं यहाँ लिखता उस्मान, एक तो तरीका ये कि मैं यहाँ लिखता उस्मान और इसको एग्जीक्यूट करता तो चल रहा है। दूसरा तरीका ये था कि अगर मुझे यहाँ पर चेंज करनी वैल्यू तो क्या मैं हर दफा यहाँ चेंज करूं, उससे बेटर ही है कि सपोज दैट कि आपका ये स्क्रिप्ट होता है इधर बहुत नीचे करके किसी 50th लाइन में पड़ा हुआ है और इसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है। अगर मुझे नेम वाली वैल्यू चेंज करनी है तो मैं यहाँ से चेंज करूँ, ज्यादा बेटर नहीं है कि मैं यहाँ से चेंज करूं? तो अगर मुझे इस तरह चेंज करनी है तो इसका बेटर है किसी वेरिएबल में मैं वैल्यू चेंज कर लूं। तो मैं यहाँ पर वापस लेके आता हूँ इसको और यहाँ लिखता हूँ नेम, इसको सेव करता हूँ। जब मैं सेव करके यहाँ पर इसको दोबारा चलाऊंगा तो ये व्यू करा रहा है, लेकिन ऊपर देख कितनी लाइनें हैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ लिखना है अली तो मैं यहाँ लिखूंगा अली, नीचे नहीं चेंज करूंगा, नीचे कोड में जाऊंगा ही नहीं, यहाँ पर अली चेंज करूंगा और यहाँ से अगर चलाऊंगा तो ये दिखा देगा माय नेम इज अली। तो बात ये कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स इसलिए यूज होते हैं क्योंकि अगर ये वेरिएबल 100 जगहों पे यूज हो रहा होता, यानी कि मैं यहां पर इसको प्रिंट करता हूं इतनी दफा, तो क्या मैं उस्मान की वैल्यू हर जगह पे चेंज करता? ये देखिए 86 इसमें आ रही है। तो अगर मुझे ये अली प्रिंट कराना है 86 यानी जगहों के ऊपर, तो मैं हर जगह पे नहीं, सिर्फ एक जगह पे इसको चेंज करूंगा और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये उतनी दफा इसको देखें एग्जीक्यूट करा दी उसने। तो बात अगर मैं यहाँ पर चले, मैंने यहाँ पर लिखना है, आप में से किसी का नाम लिखता हूँ अदील, सेव, सिर्फ मैं कंट्रोल एस नेम पे किया, इसको एग्जीक्यूट किया, उसने हर जगह पे अदील कर दिया। तो रीजन ये होती है वेरिएबल को यूज करने की कि देखिए वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू है कि हर जगह पे अगर मेरे कोड में 100 जगहों पे यूज हो रही तो मुझे 100 जगह पे उसको अगर रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो मैं 100 जगहों पे जाके हार्ड कोड ना करूं, मैं एक जगह पे उसको चेंज करूंगा एंड देन दिस इंपैक्ट विल गोज ऑन टू द 100 प्लेसेस, जितनी जगहों पे भी वो है वो आपका इंपैक्ट चला जाएगा। समझ आई? ये प्रोग्रामिंग की क्लास नहीं है लेकिन ऑब्वियसली सिखाना तो पड़ेगा, मुझे सिखाना है और बताना भी है ऑब्वियसली। तो इसीलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि वेरिएबल हम इसलिए यूज करते हैं अगर हमें बहुत सारी जगहों के ऊपर वैल्यूज को बार बार चेंज करना, उससे बेटर है कि हम एक जगह पे उसकी वैल्यू स्टोर कराएं और हर जगह पे उसका रिजल्ट ले लें। समझ आ गया? तो अब हम लोगों ने ये पहली चीज देख ली कि भाई वेरिएबल कैसे बनते हैं और कैसे स्टोर होते हैं, उनको कैसे, क्योंकि वेरिएबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे यूज होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब हम चलते हैं आगे कि हमने यहाँ पर ये स्टोर करा दिया अदील। मैं कहता हूँ भाई ये मैं एक नाम रखता हूँ यार, ये मेरा नेम फर्स्ट नेम है, यहाँ पर फर्स्ट नेम ये रखो कि मेरा फर्स्ट नेम ये है और मेरा जो सेकंड नेम है ना वो भी मुझे चाहिए, मुझे सेकंड नेम भी चाहिए। मैं यहाँ लिखता हूँ सेकंड नेम, या मिड नेम कहते हैं या मिडल नेम कहते हैं या लास्ट नेम कहते हैं, जो भी है। अच्छा, अदील का है जी अंसारी। तो मैंने अगर इसको प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सेकंड नेम। अब क्या करेगा ये करेगा ये कि मुझे जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये दिखा देगा कि माय फर्स्ट नेम, माय नेम इज, अच्छा इसको पहले लिखना चाहिए था, माय फर्स्ट नेम इज दिस एंड माय सेकंड नेम इज दिस, क्योंकि देखें उसने जो प्रिंट की स्टेटमेंट हमने डालनी उसने वही शो करना है। अब देखें जब मैं इसको कर रहा हूँ तो माय फर्स्ट नेम इज अदील एंड माय सेकंड नेम इज अंसारी। इसी तरह मैं यहाँ पर अगर मुझे चेंज करनी है यहाँ पर वैल्यू तो मैं किसी की भी चेंज कर सकता हूँ, उमर की कर सकता हूँ, उमर जफर। तो मैं यहाँ पर चेंज की सिर्फ यहाँ पर 2 जगहों पे वैल्यू, और जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर देखें आ गया माय फर्स्ट नेम इज उमर एंड सेकंड नेम इज जफर। तो चीज ये है कि वेरिएबल के अंदर वैल्यूज आप डालते जाएंगे और उसको जब स्टोर करके आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको वो उसके अगेंस्ट रिजल्ट दे देगा। आपको एक जगह पे वैल्यू चेंज करनी है ना कि 1000। अगर मुझे बहुत सारी जगहों पे करनी हो तो मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, वेरिएबल के अंदर मुझे इसके अंदर चेंज करूंगा तो सारी जगहों पे आ जाएगा। अगर ये 100 जगहों पे भी इस तरह रिजल्ट आता तो 100 जगहों पे चेंज आ जाना था इसका। ठीक है, वेरिएबल हो गया ओके, मेरे ख्याल से वेरिएबल ओके हो गया, अभी वेरिएबल चलता ही जाएगा आगे। लेकिन लिनक्स के अंदर एक और मजेदार चीज होती है कि लिनक्स में अपेंड भी किया जा सकता है। अपेंड का मतलब होता है कि आप वेरिएबल के आगे कुछ लगा सकते हैं। लाइक कैसे कि मैं कहता हूं मैंने एक वर्ड लिखना है, वर्ड, और वो है स्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने एक स्क्रिप्ट लिख दिया, यानी कि एक वर्ड लिखा जिसका नाम है स्क्रिप्ट। एक वर्ड एक
क्या नाम है वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है स्क्रिप्ट। तो मैंने यहाँ लिख दिया, एको कराता हूँ कि आई वॉन्ट, या ये लिख सकता हूँ आई लव, आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, आई लव, आगे डॉलर साइन, और आगे लिख दिया वर्ड, जो भी वर्ड लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट लिखना है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मुझे यानी कि स्क्रिप्ट अच्छा लगता है, तो मैं लिख दिया आई लव स्क्रिप्ट, मैंने ये लिख दिया, उसने आई लव स्क्रिप्ट उसने प्रिंट कर। लेकिन अगर मुझे पूरा सेंटेंस लिखना है इसके आगे, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं अपेंड भी कर सकता हूँ। यानी अब मुझे कर्ली ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके आगे मुझे लगाना है आईएनजी, यानी वो अपेंड कर देगा स्क्रिप्ट के आगे आईएनजी। तो जब मैं इसको करना है तो मैं यहाँ से इसको अपेंड कर सकता हूँ, तो पूरा बता देगा आई लव स्क्रिप्टिंग। तो चीज ये कि अगर आपको अपेंड करना है कुछ उसके साथ जोड़ना है, तो आप वो जोड़ भी सकते हैं। या यहाँ पर हम ये लिख सकता हूँ कुछ स्टेटमेंट के वर्ड लिखा, वर्ड के आगे मैंने डाल दिया आईएनजी इज फन। तो अब मैंने अगर ये एग्जीक्यूट करना है तो ये बताएगा स्क्रिप्टिंग इज फन। तो बात ये कि अगर कुछ अपेंड करना हो तो आप इस तरह से अपेंड भी कर सकते हैं लिनक्स में। अगर आपको कोई अपनी वैल्यू या कोई चीज के साथ अपेंड करनी है, सो यू कैन इजीली अपेंड इट यूजिंग दिस वे। ओके, तो आप इस मेथड के थ्रू उसके अंदर चीजों को अपेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये दो, एक मेरी वेरिएबल वाली चीज बता दी, इसको मैं बंद करता हूँ। अभी मैंने आगे चलते जाना है, जितनी ज्यादा चीजें हम कर सकेंगे ओब्वियसली वो करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि लिनक्स में एक और चीज भी यूज होती है पहले मेरे ख्याल से। अच्छा, चले मैं आपको एक दो और चीजें पहले बता देता हूँ। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों से जब लिनक्स की बैश स्क्रिप्टिंग के का इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, एक बात बताई थी कि लिनक्स के अंदर अगर आपने सीडी की कमांड एग्जीक्यूट करनी है, mkdir की करनी है, कैट की कमांड एग्जीक्यूट करनी है, या कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करनी है, तो आप उन्हीं कमांड्स को फाइल के अंदर स्टोर करते तो वो एक स्क्रिप्ट बन जाता है। मैंने बड़ी एक इजीली ये एक चीज एक्सप्लेन की थी। इसी तरह लिनक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी कमांड्स है जो हम यूज कर सकते हैं। सपोज दैट कि लिनक्स की एक कमांड है डेट। अगर आपको इस टाइम की डेट और टाइम देखना है, तो आप डेट की कमांड एग्जीक्यूट करें, तो आपको ये पूरे मेरे सिस्टम का इस टाइम का बता रहा है कि संडे है, 20 नवंबर है, 2022 है, 146 टाइम हुआ हुआ है, और ये पीकेटी स्टैंडर्ड टाइम के अंदर बता रहा है। तो अगर मैंने डेट की कमांड अपने स्क्रिप्ट के अंदर एग्जीक्यूट करनी है, तो चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ कमांड्स डॉट sh। मैंने इसलिए लिखा कि आपको पता चलेगा मैं कमांड के बारे में बात कर रहा हूँ। वही बिन बैश लिखते हैं और नीचे लिखते हैं एको। एको तरह करने का इसलिए आता है कि चलो कुछ विजिबिलिटी मजे की हो जाएगी। अच्छा, मैं कहता हूँ चलिए ये वाला स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर, वेरिएबल से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, ये दो। मैं कहता हूँ एक पूरा ना स्टोरी बनाते हैं कि मैं कहूँगा भाई माय फर्स्ट नेम, यहाँ पर लिखता हूँ माय फर्स्ट नेम इज फर्स्ट नेम, echo my second name is the second name। ठीक है, और नीचे लिखता हूं echo। मैं चाह रहा हूं अपने सिस्टम को ये कहना कि भाई मुझे ये बताओ कि इस टाइम जो है ना करंट टाइम क्या हुआ हुआ है। तो मैं लिखूंगा करंट डेट एंड टाइम इज। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल डॉलर साइन, और यानी कि वो जो डेट की कमांड है ना, मुझे अगर डेट चेक करनी है तो मैं वहां पर सिंपल लिख दूंगा डेट। तो ये क्या करेगा, आपको डेट जो है वो प्रिंट करा देगा लिनक्स में। अगर आपको डेट प्रिंट करानी हो तो आप ये कर सकते हैं कि आपने सिंपल लिखना है वैल्यू, जो भी आपने क्या नाम है प्रिंट करानी है, आपने नाम लिखा, आपने जो भी कमांड जो है वो आगे शो करनी है, उस कमांड को शो करने के लिए या उस कमांड को लिखने के लिए आप सिंपल जो है वो डेट लिखेंगे, तो आपको वो डेट वहां पर प्रिंट करा देगा। तो अच्छा, डेट के बारे में बता रहा था। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अच्छा ये डेट ना कोई वेरिएबल नहीं, देखिए यहाँ पर ये तो वेरिएबल्स थे ना, तुमने वेरिएबल ऊपर डिफाइन किए हुए थे, ये हमने कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक कमांड है। तो कमांड को हम लोग ने अगर एग्जीक्यूट करना, तो हम इस तरह से इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लगाएंगे, और ये क्या करेगा, ये आपको सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम की कमांड है, ये लिनक्स की कमांड है, तो ये आपको क्या करेगा, जो इस टाइम करंट सिस्टम का डेट और टाइम है ना, वो प्रिंट करके दिखा देगा। और नीचे अगर कोई डिजाइन दोबारा लगाना है तो आप लगा लें, इट्स जस्ट फॉर द डिजाइनिंग, विजिबिलिटी क्लियर रखने के लिए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस स्क्रिप्ट की परमिशन चेंज करता हूँ, chmod +x कमांड्स,
और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कमांड्स को। तो ये क्या करेगा? अच्छा, इसने करंट टाइम नहीं दिखाया। जस्ट गिव मी वन मिनट, मुझे लगता है मैं कमांड भूल गया हूँ। ओके, अच्छा यहाँ मिस्टेक ये है। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। ओके, जी अच्छा यहाँ पर हम लोग का मिस्टेक ये है कि यहाँ पर ना हमें पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ना है। असल में उस वेरिएबल के अंदर हम उसको कॉल करेंगे कि हमें जो वैल्यू है वो गेट करके ला के दे। तो हम यहाँ लिखते हैं डेट $, डेट। ओके, माय बैड। मैं उसका सेंटेक्स भूल गया था। यहाँ पर हमें लिखना ये है कि हमें यहीं पर पहले उसकी वैल्यू गेट करनी है फ्रॉम द टर्मिनल, क्योंकि डेट जो सिंपल होती है वो डेट की कमांड होती है लिनक्स के अंदर। अगर मुझे ये कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करनी है, मैं किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करूंगा। वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए कोट्स, सिंगल या डबल कोट यूज नहीं होते। ये जो आपके क्या नाम है, टिल्डा साइन होता है ना कीबोर्ड में, उसके अंदर जो जो सेकंड ऑप्शन होती है, वहां पर हम ये जो ऑप्शन अवेलेबल है हम ये यूज करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे डेट। तो ये वेरिएबल गेट करके लाता है। तो ये प्लीज आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि हमें डेट यहाँ पर स्टोर करनी है किसी भी वेरिएबल में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ करंट डेट, यानी कि बात ये कि वेरिएबल कोई भी नेम हो सकता है, तो करंट डेट लिखना, नेम नहीं, करंट डेट। तो मैं इस वेरिएबल को यहाँ पर यूज करता हूँ, और जब मैं इसको यहाँ पर कॉल करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा तो ये आपको करंट ला देगा। करंट डेट एंड टाइम इज आगे जो भी पूरा डेट का फॉर्मेट आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी होती है। अगर आप लोग थोड़ा सा कह सकते हैं कि किसी के माइंड में ये आ रहा है कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ संडे 20th गेट करना है, या मुझे सिर्फ डेट गेट करनी है, या मुझे सिर्फ टाइम गेट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो लिनक्स के अंदर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेट या टाइम गेट करना हो तो हम पूरा फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं। लाइक कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। डेट की कमांड क्या करती है, आपको डेट दिखा देगी। लेकिन अगर मुझे इसमें से सिर्फ और सिर्फ डेट चाहिए, यानी कि मंथ, डे और ईयर चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा डेट। एक पूरा फॉर्मेट होता है प्लस। ये अगर समझ जाओ, समझ आना अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता जाके समझ आ जाएगी। कि मुझे मंथ गेट करना है तो मैं मंथ यहाँ पर लिखूंगा। मुझे डे गेट करना है तो मैं डे गेट कर सकता हूँ, और अगर मुझे ईयर गेट करना है तो मैं ईयर गेट कर सकता हूँ। और जब मैं इसको एंटर करूंगा तो देखेंगे ये 11, 20, 20 इस तरह से गेट करके ले जाएगा। और इसी तरह अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मंथ गेट करना है और ईयर गेट करना है, डेट नहीं करनी, तो आप इसको निकाल दें, आपको ये दिखा देगा। और अगर आपको इसी तरह टाइम गेट करना है, क्या नाम है, सेकेंड्स और आवर्स गेट करने हैं, तो आप वो भी इसके हिसाब से टाइम भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस तरफ नहीं जाते। आगे जाके हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट लिखना है हमारी, जो डॉकर में भी लिखेंगे, जेंकिंस में भी हम जाके लिखेंगे, तो वहां पर आपको ये बढ़ने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, ये तरीका था कि आपने पहले एक वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर कराई और उसके बाद आपने उसको यहाँ जब कॉल किया तो उसने आपको करंट डेट और टाइम यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन यूज द करंट डेट और टाइम। अच्छा, अब हम चलते हैं कि अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस जो हैं वो प्रिंट करानी है, मल्टीपल जो है वो स्टेटमेंट्स प्रिंट करानी है, तो मैं कैसे करा सकता हूँ? या एक और काम भी किया जा सकता है कि अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे ये जो रिजल्ट आ रहा है ना अपने स्क्रिप्ट का रिजल्ट, ये जो मैंने भी क्या लिखा था कमांड्स, मुझे ये रिजल्ट किसी फाइल में स्टोर कराना है लिनक्स के अंदर। अगर मुझे, आप लोगों को मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दूंगा, ओके, तो सो नो नीड टू वरी। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ। इसी की कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ कमांड्स की, ठीक है। और अगर मुझे, इसको बाहर चला गया, चलो इसका नाम रीनेम कर देता हूँ, लिखता हूँ स्टोर। ठीक है, मैंने ये लिखा क्यों है स्टोर, कि मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी जो कमांड्स है ना उसका रिजल्ट किसी फाइल में स्टोर कराना चाहता हूं। तो मैं अपनी स्क्रिप्ट का रिजल्ट किसी फाइल में स्टोर करवा सकता हूं। कैसे? कि मैं डिफरेंट फाइल्स में भी करा सकता हूं, लेकिन एक पे भी कराना हो तो मैं एक में भी करा सकता हूं। और वो तरीका ये है कि मैं यहाँ पर हर कमांड के आगे ना ये लिख दूंगा, ये अपेंड का। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर हमें कभी अपेंड करना हो, लिनक्स की जो आपको एक्सेल शीट दिखाई थी, मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ कि लिनक्स की जो एक्सेल शीट थी जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर हमें कभी भी अपनी किसी कंटेंट को किसी फाइल में अपेंड करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं डबल। ये देखें यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया भी था ये। अगर मुझे
फाइल में अपेंड करना है कुछ, तो मैं डबल ग्रेटर देन साइन के ये लगाऊंगा और आगे लिख दूंगा कहां पर स्टोर करना। मैं सपोज दैट कहता हूँ टेम्प के अंदर आउटपुट डॉट टीएक्सटी की फाइल में ये अपेंड कर दो। तो ये क्या करेगा, मैं हर लाइन के आगे डाल देता हूँ। तो ये क्या करेगा, मेरी जो आउटपुट है ना, ये पूरी आउटपुट ये सारी की सारी मेरी एक फाइल में डाल देगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ ना, तो ये क्या करेगा, अभी देखें अगर मैं टेम्प के अंदर आपको दिखाऊं, टेम्प की मैंने डायरेक्टरी के बारे में आपको बताया था। डायरेक्टरी जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर जो टेम्प की डायरेक्टरी होती है उसके अंदर टेम्परेरली चीजें स्टोर की जा सकती हैं। मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, एलएस करता हूँ टेम्प की डायरेक्टरी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी आउटपुट डॉट टीएक्सटी नहीं पड़ी होगी। देखिए यहाँ पर आउटपुट डॉट टीएक्सटी नहीं है, कोई भी फाइल नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ, अपने स्क्रिप्ट को सिंपली एग्जीक्यूट करता हूं, तो इसकी एक फाइल यानी कि आउटपुट यहां तो दिखा रहा है, लेकिन एक जो इसकी फाइल है वहां पर बन गई होगी टेम्प के अंदर। अगर मैं एलएस दोबारा करूं तो यहां पर एक फाइल होगी, आउटपुट 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 वेयर इज, होनी तो चाहिए। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, पहले मुझे लगता है हमें फाइल क्रिएट कर लेनी चाहिए, एम्प्टी फाइल। वहां पर टच ये कमांड से आउटपुट डॉट, क्योंकि आउटपुट वो समय फाइल वहां पर मिली नहीं है उसको। वो अपेंड का मतलब होता है कि पहले फाइल होगी तो उसमें अपेंड करेगा ना। ये मैंने खाली एक फाइल यहाँ पर क्रिएट कर दी, अभी देखें खाली है यहाँ पर, आउटपुट की फाइल कहाँ गई, ये पड़ी है। अगर मैं इसको आपको विम करके भी दिखाऊं, टेम्प के अंदर आउटपुट की नाम से एक फाइल पड़ी है जिसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। लेकिन अब मैं वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता हूँ, सॉरी, अब मैं वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता हूँ। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं ऑब्वियसली। अब मैंने ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया है, अब मैं इसके अंदर जाता हूँ। ये पेंड क्यों नहीं कर रहा, मैंने कुछ गलती की है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। यार मैंने नहीं ध्यान दिया, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया कि मैं स्क्रिप्ट कौन सा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कमांड्स डॉट एस एच, और मैंने ये कहाँ पर स्टोर किया, ये सारा कुछ नजर आ रहा है स्क्रिप्ट का नाम। मैं स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा। ये आप लोग भी एफिशिएंटली देख लेते, ठीक है, माय बैड। लेकिन ये कि आप लोग कहते हैं सर आप स्क्रिप्ट की और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रिजल्ट की सोर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम पहले स्क्रिप्ट तो सही एग्जीक्यूट करें, तो फिर ही हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हमने स्क्रिप्ट ये एग्जीक्यूट करना है, ना कि वो। समझ आई? समझ आई किसी को कि नहीं, कि हम स्क्रिप्ट गलत एग्जीक्यूट कर रहे थे? अच्छा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं जाके उसमें देखता हूँ टेम्प के अंदर, वेम करता हूँ टेम्प के अंदर आउटपुट डॉट इसके हो, तो इसके अंदर देखे पूरा स्क्रिप्ट मेरा पड़ा हुआ है। मैं भी कहता कि मैं काम सही कर रहा हूँ, लेकिन वाई इट्स नॉट शोइंग दैट। तो उसने बना दिया है और इसने सारा जो रिजल्ट है आउट टेम्प डॉट आउटपुट का। अच्छा, एक काम और करते हैं, मुझे लगता था कि ये फाइल भी क्रिएट करेगा। तो लेट मी जस्ट डिलीट इट आउटपुट डॉट टीएक्सटी, क्योंकि अगर फाइल ना हो तो ये क्रिएट कर लेता है, माइट बी। ऐसा मैंने देखें दोबारा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया है इसको, मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट इसको फाइल वो आउटपुट की ना फाइल खुद ही बनानी चाहिए थी, टेम्प आउटपुट। हाँ, इसने बनाई है। और अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने इससे पहले यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मैंने डिलीट कर दी ना, और फिर मैंने स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया, मैंने बनाई ही नहीं। और यहाँ पर जब मैं जाऊँगा टेम्प के अंदर आउटपुट डॉट टी एक्स टी के, तो वहाँ पर ये दोबारा फाइल भी बन गई, उसके अंदर कंटेंट भी चला गया। ठीक है, माय बैड, क्लास पढ़ाते हुए थोड़ी सी हो जाती मिस्टेक। ठीक है, तो ये मैंने स्क्रिप्ट जो है वो इस तरह से एग्जीक्यूट किया उसने। ये मैं आपको बताने का पर्पज है कि सम टाइम हमें कभी कोई रिजल्ट स्टोर करना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं। एक और तरीका भी है, बेटर वे ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर ये डाल दूं, यानी कि मैं एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना, यहाँ पर डाल दूं कि भाई मैं स्क्रिप्ट का आउटपुट किसी फाइल में डालना चाहता हूं, तो मैं यहीं पर इसको बता दूं, तो ये हमारे पास जो है वो उसका रिजल्ट वहां पर एग्जीक्यूट कर। बट एक वे ये है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक ना चले आपको मल्टीपल जो सिस्टम लेवल की कमांड्स है ना वो एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सिस्टम कमांड्स डॉट एस एच, ठीक है, एक नया स्क्रिप्ट मैंने बनाया सिस्टम कमांड्स का। सॉरी, आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि सिस्टम की कमांड्स हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, एको करता हूँ कि दीज आर द सिस्टम लेवल कमांड्स। ये इसकी मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ। सपोज दैट कि आप लोग ना डेवऑप्स इंजीनियर है, लेकिन आपकी कंपनी ने आपको ये कहा हुआ है कि आप सुबह सुबह जब अपना साइन इन करें ना, यानी अपना काम स्टार्ट करें,
ऑफिस का, तो आपने जाके ना सिस्टम की कुछ स्टेटस चेक करने हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले हर सर्वर को पकड़ें, जाके उसका टाइम, सपोज दैट कि हमने टाइम देखना है, इसकी और भी कुछ कमांड्स होती हैं, मुझे इसकी मेमोरी चेक करनी है, मेरे मेमोरी की आपको कमांड नहीं बताइएगा, मुझे अपने सिस्टम की मेमोरी चेक करनी है, तो उसकी कमांड होती है df-h। ये डिस्क स्पेस बताने के लिए होती है कि अगर आपको डिस्क की, जो मेरे इस टाइम लैपटॉप के अंदर कितनी ड्राइव, कितनी स्पेस यूज हो चुकी है, कितनी रहती है, अगर आपको ये चीजें देखनी हो तो आप डीएफ की कमांड से देख सकते हैं। अगर मुझे ये सिस्टम की स्पेस चेक करनी है तो मैं इस तरह से चेक कर सकता हूँ। अच्छा, एक और कमांड होती है df-h के साथ, आप ये देख सकते हैं, यानी कि आपको पूरा बता देगा कि आपके सिस्टम की इस टाइम टोटल मेमोरी कितनी है, उसके अलावा यूज कितनी हो चुकी है 45 GB, अवेलेबल कितनी है 92 GB, परसेंटेज कितनी है 33% जो है वो भी यूज हुई है, बाकी सारी। तो किस कौन कौन से हमारे सिस्टम्स जो है वो कौन कौन सी ड्राइव्स माउंट हुई हुई है, वो सब कुछ दिखा देगा। अगर आपको होस्ट नेम देखना है, मुझे कोई बताएगा कि मेरे इस सिस्टम का होस्ट नेम क्या है, जिस जो एक्सपीरियंस है उनके अलावा मुझे सिस्टम का होस्ट नेम देखना है, तो मैं क्या करूंगा? किसी को यहाँ से नजर आता है कि होस्ट नेम क्या होगा या नहीं आता? नहीं अदील, मैं बताता हूँ, जल्दी जल्दी। उस्मान अहमद। परफेक्ट, ये उमर का आंसर बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहीं से नजर आ रहा है मेरे सिस्टम का होस्ट नेम ये है, एट द रेट ऑफ के अगली साइड वाला होस्ट नेम होता है। और इरम, आपने भी सही आंसर दिया है। होस्ट, अच्छा एक और चीज है कि मुझे होस्ट नेम देखना, मैं यहाँ पर लिखूंगा होस्ट नेम की कमांड लिखूंगा, मुझे होस्ट नेम दिखा देगा। अगर मुझे, अच्छा उस्मान अहमद इज नॉट द होस्ट नेम, उस्मान अहमद इज द यूजर, तो उसके लिए हम लिखते हैं हु एम आई, तो वो उस्मान अहमद बता देगा। ये दो, ये सिस्टम, ये सारी सिस्टम लेवल की कमांड। अच्छा, मुझे किसी जगह पे अगर किसी स्क्रिप्ट में इनको यूज करना तो मैं कैसे यूज करूंगा? लाइक कि मैं यहाँ लिखता हूँ टेल द यूजर द, अच्छा मैंने एक ये जो मैं कोट्स, ये हैश साइन लगा रहा हूँ, ये कमेंट्स हैं, ठीक है। टेल द यूजर यूजर दैट द स्क्रिप्ट इज स्टार्टिंग। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से मैं कुछ लाइंस लिखता हूँ, आप लोग बेशक फिल करवा देना मुझे मिलके, मैं सिर्फ कमेंट्स लिख रहा हूँ अभी। डिस्प्ले द होस्ट नेम ऑफ द सिस्टम, मैं यहाँ पर वो कमांड लिखना चाहूंगा। अगली चीज है डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम। इसके बाद मैं रखना चाहूंगा डिस्प्ले द कर्नल रिलीज फॉलोड बाय द आर्किटेक्चर। इसका पूरा, अगर हमें कर्नल का आर्किटेक्चर देखना है तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर हमें डिस्प्ले करनी है द डिस्क यूसेज, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें एंड द स्क्रिप्ट की कोई स्टेटमेंट लगानी है तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। चलें जी, मुझे आप लोग ने कोई बंदा साथ साथ फिल करवा सकता है जिसको लगता है मैं ये सारी चीज़ें फिल करवा सकता हूँ? बड़ा इजी सा है, इट्स नॉट अ हार्ड। कोई भी चैट पे करना है या मुझे पहले बता दें? यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा? चलो मैं एक क्वेश्चन किसी से पूछता हूँ कि आप अगर अनम्यूट करो या आप चैट पे बताओ कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए। मैंने सिर्फ ये लोगों को बताना है, सब कुछ कुछ बताना है कि यार मैं स्क्रिप्ट स्टार्ट करने लगा हूँ, कुछ भी, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, क्या करना चाहिए मुझे? जल्दी जल्दी जी। बिल्कुल, मैं एको करूंगा और एको में लिखूंगा, कोई भी स्टेटमेंट लिख दूंगा कि स्टार्टिंग द सिस्टम इंफॉर्मेशन स्क्रिप्ट। मैंने कुछ भी स्टेटमेंट लिखने का कहा था ना, कि मैं एक स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूँ, कि बताना चाह रहा हूँ सिस्टम लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जब भी मेरा स्क्रिप्ट स्टार्ट होना सबसे पहले एक लाइन यहाँ पर आ जाए। आप मुझे बताएं यहाँ पर क्या लिखूं? मुझे मुझे होस्ट नेम दिखाना है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा? मैं एक खाली और होस्ट वेरिएबल नेम, डिक्लेयर करेंगे फिर कॉल या करेंगे। हाँ, दो तरीके हैं, या तो अदील ने मेरे को ठीक है कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं और उसको यहाँ पे कॉल कर लूं, या मैं खाली होस्ट नेम भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर मैं खाली सिंपल, मैंने बताया कि बैश के अंदर ये जो लाइन है, ये एक समझो टर्मिनल पे लिख रहे हो आप, तो वो होस्ट नेम यहाँ लाके प्रिंट कर देगा मुझे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर एको भी साथ साथ करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि मैं क्या प्रिंट क्या करा रहा हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ कि
my system host name is this। ठीक है, तो मैं साथ साथ, अच्छा मैं इसको अंदर भी लेके आ सकता हूँ। अगर अंदर लाना, तो जिसने अदील ने बताया कि पहले मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ना और फिर मैं उसको अंदर किसी स्टेटमेंट के अंदर लगा भी सकता हूँ। यहाँ मैंने क्या करना है, दी करंट डेट एंड टाइम इज, ये आ जाएगा। मुझे कर्नल रिलीज से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कर्नल लेवल इंफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यू नेम -r की कमांड होती है, जिससे हम रिलीज सारी चेक कर सकते हैं कि कौन सी रिलीज चल रही है, यानी कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। वो जो रिलीज की थी ना LSB वाली कमांड, वो भी हम यूज कर सकते हैं। एक और होती है यू नेम -m का फ्लैग होता है, ये भी आपको शो करा देगा इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे यहाँ पर डिस्क की साइज चेक करना है, df-h की कमांड मैंने बताई थी, हम वो लगा देंगे। अगर मुझे कोई एंड स्टेटमेंट लगानी है, तो मैं यहाँ लगा दूंगा कि स्टॉपिंग द सिस्टम इंफॉर्मेशन स्क्रिप्ट, कुछ भी डाल दो यार, इट्स जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस। ओके, अब मैंने इसको यहाँ पर चला के देखना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्क्रिप्ट पे जाऊंगा, ओ सॉरी, यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ जाके मैं इस स्क्रिप्ट को परमिशन, ओए होए सॉरी क्या हो गया, मैंने ऊपर लिख दिया। मैं इस स्क्रिप्ट को सबसे पहले परमिशन दूंगा, chmod +x क्या है, सिस्टम, अच्छा मैंने गलती की है, +x लिखना था। अब मैं इसको चलाऊंगा, और चलाऊंगा कैसे, सिस्टम दिस। अभी इसने क्या क्या दिखाया, चले मैं आपको दिखाता हूँ इसने क्या क्या किया है। सबसे पहले स्क्रिप्ट चला, उसने लिखा कि दीज आर द सिस्टम लेवल कमांड्स, जो कि ऊपर मैंने दी थी। स्टार्टिंग द सिस्टम इंफॉर्मेशन स्क्रिप्ट, माय सिस्टम होस्ट नेम इज, उसने होस्ट नेम यहाँ पर प्रिंट करा दिया है। अच्छा, उसके बाद उसने कर्नल की इन्फॉर्मेशन थी, कर्नल लेवल की इन्फॉर्मेशन के लिए उसने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी कि क्या इन्फॉर्मेशन है इसकी, यानी कि यहाँ पर कि ये हमारा x86 सिस्टम है, जेनेरिक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें एक कमांड मुझे लगता है मिसिंग है, एक मिनट ठहरो, जस्ट डेट हमने मेंशन नहीं की थी स्क्रिप्ट में। अच्छा हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि डेट लिखा जरूर है, डेट मैंने प्रिंट नहीं कराई, यहाँ पे लिखा ही नहीं डेट, तो मैं खाली डेट लिखूंगा। अब मैं दोबारा चलाता हूँ, वही कह रहा था डेट कहाँ गई। अच्छा जी, अब मैंने देखे, अब इसने ये सब कुछ दिखाया, सिस्टम होस्ट नेम दिखा दिया, डेट भी दिखा दी पूरी की पूरी, फिर इसने कर्नल की इन्फॉर्मेशन दिखा दी कि भाई कौन सा x86 है कौन सा, फिर उसके बाद इसने मेमोरी दिखा दी है सारी, कि फाइल सिस्टम का यूजेज कितना हुआ है, और एंड पे इसने मुझे यहाँ पर स्टॉपिंग द स्क्रिप्ट के रिलेटेड बता दिया। तो बात ये कि अगर आपको सिस्टम लेवल की, अजय सुबह सुबह आपने चला के ये सारा कुछ देखना है, तो आप देख सकते हैं। एक सिस्टम की एक और कमांड होती है, या कमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सिस्टम की एक और कमांड होती है, उसको कहते हैं अप टाइम। अप टाइम क्या बताता है कि मेरा ये लैपटॉप, यानी कि मेरा तो लैपटॉप है ना, कि कब से चल रहा है, कितनी देर से चल रहा है, तो ये आपको बता देगा। लेकिन ये यानी कि वो कहता है कि इस टाइम ये हुआ है, और ये इसको तकरीबन 1 घंटा और कोई 29 मिनट हो चुके हैं चलते हुए को। लेकिन आप जब सर्वर्स, कभी एक बात याद रखना, लिनक्स के सर्वर्स की आपको मैं बड़ी मजेदार बताता हूँ। जो सर्वर्स चल रहे होते हैं ना, वो कई कई सालों से चल रहे होते हैं। उसमें डेज भी आते हैं, मंथ्स भी आते हैं। डेज तो बड़ी आम बात है, मंथ्स भी बड़ी आम बात है, ईयर्स बड़ी आम बात आ जाती है। लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बड़ी कंपनियों में ये होता है कि सम टाइम आपको ऐसी ऐसी जगहों पे मिलेंगे, मैं डेटा सेंटर में काम करता रहा हूँ, वहां पर आपको मुझे कई कई दफा कह सकते हैं कि डेज आ रहे होते हैं, उसमें डेज 700 800 डेज, 1000 डेज, इस तरह से भी आ रहे होते हैं कि सर्वर चल रहा है। हालांकि ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है लिनक्स के अंदर कि आप करें ये, कि हर कोई प्लान एक्टिविटी करें, और हर महीने एक दफा उसको किसी जगह पे रिस्टोर करके उसका डेटा, आप उसको एक दफा रीबूट करें। एक रीबूट एक्टिविटीज होती है, इससे सर्वर फ्रेश रहता है, अदरवाइज महीनों और सालों तक बात चली जाती है। तो यह अप टाइम की कमांड होती है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम कब से चल रहा है। ठीक है, तो आप ये देखें, अब ये 1 घंटा 30 मिनट में चला गया, और जो भी है। एनीवेज, तो ये कुछ सिस्टम लेवल की कमांड थी। अब थोड़ी सी और यार करनी है, आज हमें प्रोग्रामिंग तो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा कुछ मैं सब सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑन माय यूट्यूब चैनल, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को करवा रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग सीखो, इसको सही तरीके से करो, और इसको परफॉर्म करना है आप लोगों ने। अब हम थोड़ी सी ना कुछ मजेदार और चीजें करते हैं, कि आप लोगों ने बड़ा सुना होगा प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ कंडीशंस बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तब मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का नाम लिखता हूँ conditions.sh। कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन बैश में भी उसी तरह यूज होती हैं, और ऑब्वियसली देखिए, अगर आपने सिस्टम, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है ऑन अ स्पेसिफिक टाइम लिनक्स के अंदर,
और आपकी कुछ कंडीशंस हैं, मैं आपको कहूँ कि भाई ये 2-3 कंडीशंस हैं, अगर ये मीट हो तो ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना, अदरवाइज ना करना। तो वो आप अपने सिस्टम के बेस स्क्रिप्ट में डालोगे, कि उसको बताओगे कि भाई ये सारी कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस मेट होती हो तो आपने ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो अभी हम कुछ पहले कंडीशंस, इजी कंडीशंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सपोज दैट कि मेरा एक वेरिएबल है, उसके अंदर एक काउंट का वेरिएबल, और उस काउंट के अंदर मैंने डाल दिया 20। मैं कुछ काउंट करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पर कहता हूं इफ और एल्स की कंडीशंस लगाऊंगा। इसमें इफ एल्स की कंडीशंस कैसे लगती हैं वो बताऊंगा। कि मैंने कहा इफ काउंट, कि अगर काउंट इक्वल है, यहां पर EQ यूज होता है, EQ भी यूज हो जाता है, डबल इक्वल टू साइन भी यूज हो जाता है, आप इसको अपनी मर्जी से यूज कर। मैं चले डबल इक्वल टू साइन यूज करता हूँ। चले पहले मेरे ख्याल से आप लोगों को साइंस ना बता दूं, चलो 1 मिनट छोड़ दो, अभी छोड़ दो। अच्छा, मैंने कहा कि अगर काउंट 20 के इक्वल है तो क्या करो। यहां जो इफ एल्स कंडीशंस होती हैं वहां पर इफ के बाद देन लगता है, यहां पर एक देन लगता है, ये देन ऐसी एक्स्ट्रा ही है, इफ के बाद एक्स्ट्रा ही बस एक देन लग जाता है, लेकिन ये हर दफा लगेगा इफ के बाद, ठीक है। एको करो कि अगर तो काउंट, ये जो काउंट की वैल्यू है ये 20 के बराबर है, तो यहां पर लिख दो द कंडीशन इज ट्रू। तो मैंने इसको बता दिया कि भाई ये कंडीशन है वो ट्रू है। अच्छा, उसके बाद अगर मैंने कहा कि अगर ये कंडीशन सही नहीं है, अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो क्या करो, लिख दो द कंडीशन इज फॉल्स। और एंड पे एक और चीज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वालों को आइडिया शायद हो भी, लेकिन बैश के अंदर होती है कि इफ का स्क्रिप्ट जब भी चलता है तो इसके बाद यहाँ पर इफ होता है ना, इसके बाद जब ये खत्म होने की निशानी ये होती है कि यहाँ पर लिखते हैं FI फी। तो ये याद रखना कि ये असल में प्रोग्रामिंग, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना ब्रैकेट्स होती हैं, करली ब्रैकेट से पता चल जाता है कि भाई यहाँ से स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ और जहां पर ब्रैकेट खत्म हुई वहां से ये खत्म हुआ। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि इफ और FI से पता चलता है इसको कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ। हर लैंग्वेज का अपना एक सेंटेक्स होता है, तो इसका सेंटेक्स इस तरह से। अब ये क्या करेगा, तो मुझे कोई बताएगा कि ये स्क्रिप्ट जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगी, कौन बताएगा। द कंडीशन इज ट्रू ट्रू आ आएगा। जाएगी सर। परफेक्ट, जब मैं कंडीशन चलाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा द कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि 20 के इक्वल है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 10, अब क्या आउटपुट आएगी, फॉल्स। क्योंकि हमारी कंडीशन मैट नहीं कर रही, उसने देखें फॉल्स दे दिया हमें। तो सिंपल है ना कि हमने क्या किया, एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की, उसको चेक किया और उसके बाद उसको बता दिया कि भाई ये इफ है या एल्स है, जो भी है, तो आपको ये बता देगा। लिनक्स के अंदर, यहाँ पर एक फाइल ओपन करता हूँ, लिनक्स के अंदर जो कंडीशंस होती है ना, कंडीशंस वो डिफरेंट तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अगर मुझे ये चेक करना है कि कोई चीज इक्वल टू के है, इक्वल टू, तो उसका 2 तरीके हैं, या तो डबल इक्वल टू साइन लगा लूं या EQ लगा लूं, -EQ। समझ आया, ये चीज यूज होती है। अगर मुझे चेक करना है कि नॉट इक्वल टू, तो मैं 2 तरीके से चेक करूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू, या -NQ नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये एक तरीका है। अच्छा, ये मैंने एक लिखा कि अगर मुझे, अच्छा ये कंफ्यूज ना हो जाना, मतलब इसका ये है, जिनको लैंग्वेज नहीं आती है, जिनको थोड़ा सी कंफ्यूजन हो रही है, मेरा मतलब ये कि या तो आपने अगर इक्वल टू लिखना आप इस तरह भी लिख सकते हो या आप इस तरह लिख सकते हो। अगर आपने नॉट इक्वल टू लिखना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हो या इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी इसमें टेंशन वाली चीज नहीं है। अच्छा, अगर आपको लिखना है कि ग्रेटर देन, तो आप क्या कर सकते हो, ग्रेटर देन की वैल्यू होती है ये, आपको लिखना है कि अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन है, और अगर आपको यहाँ पर लिखना है यानी कि दूसरे तरीके में, तो आप GT के साथ लिख सकते हो। तो ये मैं आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊंगा कि आप ग्रेटर देन इस तरह से लिख सकते हो, लेस देन LT के साथ लिख लेते हो, यानी कि लेस देन, हम अभी यूज करेंगे ना तो आप लोग को समझ आ जाएगी। और अगर आपको लेस देन लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो LT। तो अच्छा देखिए, हम किसी ने, अगर किसी के माइंड में ये चल रहा है, शायद चल सकता है, कि हम लोगों ने डेवऑप्स की जब पढ़ना स्टार्ट किया था, या डेवऑप्स के बारे में जब हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी सेशंस देखे थे, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती।
तो इट्स नॉट अ लैंग्वेज, इट्स अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। डेवऑप्स वाले बंदे को स्क्रिप्ट लिखना जरूर आना चाहिए। देखो डेवॉप्स वाला बंदा करता क्या है, डेवॉप्स वाला पर्सन जो है वो ऑटोमेशन करता है, और ऑटोमेशन अचीव ही हमारी स्क्रिप्ट्स के थ्रू हो सकती है। हमने सारी चीजें ऑटोमेट करनी है, हमें मैनुअली नहीं करना। यानी कि मुझे एक रात के टाइम, रात के 3 बजे कोई चीज एग्जीक्यूट करनी, तो ऐसा नहीं हो कि मुझे रात को 3 बजे से थोड़ी देर पहले मैं उठूं, अलार्म लगा के अपना लैपटॉप ओपन करूं और फिर मैं सर्वर पे जाके वो चीज एग्जीक्यूट करूं। हमें अपने सिस्टम को इतना ऑटोमेट करना है कि रात के 3 बजे हमारा बनाया हुआ स्क्रिप्ट इतना मेच्योर हो कि वो खुद से एग्जीक्यूट करके वो काम कर ले जो हमने मैनुअली करना था। तो इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए हमें स्क्रिप्ट्स लिखने पड़ते हैं। तो ये स्क्रिप्ट्स हैं, और ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करते रहोगे सब कुछ अचीव हो जाएगा। और मोटिवेशन रखनी है, अपना स्टैंडर्ड, अपने माइंड को इतना ऊपर रखना है, मेच्योर रखना है कि हम कर सकते हैं। सो दिस इज द पॉइंट कि आपने ये नहीं सोचना कि हम नहीं कर सकते। आप लोग प्रैक्टिस करोगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, सो लेट मी ऐड फ्यू मोर कंडीशंस, मैं ताकि आपको ये चीजें मैंने अभी लिख के बताई हैं ये आपको ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ एक कोड स्क्रिप्ट लिखते हैं, इक्वल टू का लिख लिया, यहाँ पे लिखते हैं लेस देन डॉट एस एच। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा था ना, इस कंडीशन को रीनेम करते हैं और लिख देते हैं इक्वल टू। ठीक है, ताकि वो यहाँ पर चल रहा है ना, इक्वल टू मैंने लिखा था। मैंने स्क्रिप्ट का नाम भी उस तरह से रखे हुए ताकि आप लोगों को जब देखोगे समझ आ जाएगी। लेस देन में क्या होगा, मैंने यहाँ कंडीशन लगानी है कि भाई मेरा अगर स्क्रिप्ट जो है वो लेस देन है, सॉरी लेस देन नहीं करना था यार, लेस देन लिखा था, नॉट इक्वल टू करना है पहले, कि अगर वो नॉट नॉट इक्वल, अगर वो नॉट इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू इस तरह से लिखते हैं कि अगर मेरा, मैंने कहा है, तो मुझे कोई बताएगा ये कंडीशन क्या आंसर देगी अगर मैं इसको चलाऊंगा तो। सर जी ट्रू देगी। हाँ जी, कौन कराएगा ट्रू, कौन कौन हाथ रेज करे कि ट्रू आएगा, और कौन कहता है नहीं, बल्कि हाथ रेज करे जो ट्रू कहता है, जो नहीं करेगा वो फॉल्स में जाएगा। कौन कौन कहता है कि ये ट्रू होगा? 2 बंदे कहते हैं ट्रू, और कौन कहता है? 3 हो गए, 4, 5, चलें गुड है। अच्छा, एक बंदे का मैं जरा आंसर चेक करूं, वो कहाँ गया, वो भाग गया, वो ड्रॉप हो गया। अच्छा, तो आप लोगों ने सही किया, सब ने जिसने हैंड रेस किया परफेक्ट है, बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि देखें हमने कहा है कि अगर हमारा काउंट इसके इक्वल नहीं है तो ये आना चाहिए ना, अगर इक्वल होता तो फॉल्स होता। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा नॉट इक्वल को, तो ये ट्रू देगा। और अगर मैं यहाँ पर 20 कर दूंगा, यानी कि ये उसके इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है ना, तो ये तो कंडीशन फेल हो गई। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो फॉल्स दे देगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। सो हम यहाँ पर कर देते हैं वापस 10। चलें, मैंने एक और कंडीशन लिखी, यहाँ पर और भी लिख लेते हैं। चलें, कहते हैं ग्रेटर देन डॉट एस एच। मैं इसी स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कि काउंट अगर ग्रेटर देन है 10 के तो क्या होगा, मुझे बताएं यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, क्या आएगा रिजल्ट? ये ट्रू। फॉल्स वाला थोड़ा सा गौर करे, फॉल्स नहीं आएगा। देखो बात ये कि 20 काउंट के अंदर वैल्यू क्या है, मुझे यहाँ पर पता है काउंट के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, काउंट के अंदर क्या वैल्यू है, इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, मुझे सिर्फ बताएं कि क्या है। 20 है, तो 20 क्या, 20 ग्रेटर देन है 10 से? 20 ग्रेटर देन नहीं है ना 10 से, तो अगर 20 ग्रेटर देन है 10 से तो कंडीशन आएगी ट्रू। तो जब मैं इसको चलाऊंगा सी एच मॉड प्लस एक्स ग्रेटर देन, और जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये देगा ट्रू। अगर मैं यहां लिख दूं 40, तो अब क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि देखें 20 इज नॉट ग्रेटर, इस टाइम ग्रेटर देन नहीं है तो फॉल्स हो गया। अच्छा, ये ट्रू क्यों आ रहा है, एक मिनट, 20 ग्रेटर देन 40, नो। अच्छा, एक काम करना है, ऐसा यहाँ पर एक मिस्टेक है, चले मुझे कोई बताएगा इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। सर स्ट्रिंग पास हो रही। हाँ बिल्कुल, ये स्ट्रिंग है और ये एक इंटीजर है। तो अगर या तो मैं इसको स्ट्रिंग बना लूं या इसको भी इंटीजर बना लूं, तो इसलिए मैं इसको कर देता हूँ 40। अब मैं इसको चलाता हूँ और अभी भी ट्रू आ रहा है, मैंने कहीं स्टेटमेंट तो नहीं गलत लिखी थी? अच्छा, आप लोग बेटर यही है कि इस
ये समझ, थोड़ा सा इसके सिंटैक्स का मसला है। ये कैपिटल ब्रैकेट्स की जगह ना स्मॉल डबल ब्रैकेट्स यूज कर लिया करें। ये लिनक्स के ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अगर, अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलन भी समटाइम लगाते हैं, नहीं भी लगाएंगे मेरा ख्याल है काम चल जाएगा, इसलिए मैं उसको बाद में छेड़ता हूँ। अच्छा ये कोड्स खत्म करें, इसको इंटीजर ही बना के रखते हैं और इसको यूज करते हैं। अब ये मैंने सिर्फ यहाँ पर डबल स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई हैं, तो आप देखें कंडीशन चल रही है कि 20 इज नॉट ग्रेटर देन 40 ना, कि यानी कि उसके 40 के नहीं है, तो इसकी कंडीशन यानी कि क्या 20 ग्रेटर देन है 40 के, नहीं ऐसा नहीं है। और अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 10, तो ये ग्रेटर देन है, तो अभी देख लेते हैं, वो कहता है ट्रू। तो इसलिए वो, अच्छा यहाँ पर सम टाइम ना, आप लिनक्स में, मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो, सम टाइम वो यहाँ पर कॉलन यूज करते हैं, लेकिन इसके बगैर भी काम चल रहा है, सो अभी इसको अवॉइड करते हैं। अच्छा कॉलन, मुझे लगता है, मुझे एज पर माई एक्सपीरियंस, कि सम टाइम लोग जो है ना, ये जो देन है ना, इसको साथ लिखने के लिए ना, एक ही लाइन में लिखने के लिए तो यहाँ पर लगा देते हैं। अगर आप इसको सेपरेट में लगाएं तो फिर आपको कॉलन की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि ये वजह है, अदरवाइज आपको कॉलन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम खत्म कर देते हैं, हमें जरूरत क्या है, हम इसी सेंटेंस को फॉलो करते हैं कि हमने यहाँ पर लगाया, तो हमने ये बता दिया। अच्छा यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर मैं यहाँ 20 लगाऊं तो क्या रिजल्ट होगा, हमने तो ये बताया ही नहीं, तो क्या होगा, फॉल्स होगा, बिल्कुल सी, क्योंकि देखें हमने कंडीशन लगाई ही नहीं है, हमने 2020 के ग्रेटर देन तो नहीं है ना, इक्वल है लेकिन ग्रेटर देन तो ऑब्वियसली नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर रिजल्ट आएगा फॉल्स। लेकिन इसकी एक और भी होती है, इसकी हम एक और कॉपी बना लेते हैं, मैं हर चीज की इसलिए कॉपी बना रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, अदरवाइज आई डोंट नीड इट। अच्छा यहाँ लिख देता हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल, ठीक है, और इस स्क्रिप्ट को हम उठा के अंदर ले आते हैं, ये बाहर चला गया गलती से। अच्छा ये क्या चल बन गया, इनको तो डिलीट करो, गलती से ना कुछ फाइलें बनती गई हैं। अच्छा ग्रेटर देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल में क्या करेंगे, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ग्रेटर देन एंड इक्वल के अंदर हम करेंगे ग्रेटर देन इक्वल, कि हम यहां पर मेंशन कर देंगे कि ग्रेटर देन हो या इक्वल हो तो आपने ट्रू देना है, और अगर वो लेस देन है तो फिर वो फॉल्स देना। तो यहां पर क्या रिजल्ट आएगा, अब क्या रिजल्ट आएगा ट्रू जी, आएगा सर। देखिए ये फॉल्स क्यों दे रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर तो नहीं आना, जस्ट इसमें सिंटैक्स का मुझे भी भूल जाता है समटाइम, सिंटैक्स आना तो ट्रू ही चाहिए, बिल्कुल। एक मैंने कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे, यानी कि आप लोगों में से किसी ने ये ऑब्जर्व किया कि मैं किसी और स्क्रिप्ट को फिर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और ये एग्जीक्यूट कोई और है, ये स्क्रिप्ट कोई और है। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू को मैंने एग्जीक्यूट करा, मैं कर ग्रेटर देन कर रहा हूँ, तो रिजल्ट ऑब्वियसली कैसे हमें मिलेगा। तो थैंक यू उमर, आपने ऑब्जर्व किया। और अब मैं इसको दोबारा चलाऊंगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अब मैं जब चलाऊंगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो ये ट्रू हो गया, सॉरी माय बैड। अच्छा मैं यहाँ पर इसको करता हूँ 10, तो ऑब्वियसली अब आना चाहिए फॉल्स, तो ये है नहीं ग्रेटर देन है, सॉरी यहाँ करता हूँ 40, अब आना चाहिए फॉल्स, क्योंकि 10 से तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन था ना, तो 40। ठीक है, तो स्क्रिप्ट हमारे सही चल रहे हैं, वो हम लोग इतने नाम इतने स्क्रिप्ट्स हैं कि हम वो मैं चला कोई और रहा था दूसरी दफा और वो गलती हो गई, माय बैड। अच्छा एक ना आप लोग की प्रैक्टिस के लिए, अभी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि हम लोगों ने लिनक्स के अंदर इनपुट अगर लेनी हो यूजर से उसी टाइम, यानी कि एक तो ये कि हमने स्क्रिप्ट के अंदर ये वैल्यूज हार्ड कोड की हुई थी ना, कि भाई मुझे ये, अगर मुझे एक स्क्रिप्ट लेना है कि भाई मुझसे यूजर जो है वो अपना दे, यूजर इनपुट डॉट एस, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे जो है वो ले सकते हैं। मैं इसी ग्रेटर देन वाले को ही लेता हूँ, और इसी स्क्रिप्ट के अंदर मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ कि भाई मुझे ये इनपुट जो है ना यूजर से लेनी है, कि यूजर बताए कि क्या वैल्यू है। हमारा स्क्रिप्ट इतना इंटेलिजेंट हो कि यूजर से पूछे और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अच्छा लिनक्स के अंदर अगर हमें यूजर से इनपुट लेनी हो ना, तो हमें कुछ डॉलर साइंस यूज करने पड़ते हैं, और वो होते हैं, दो तरीके होते हैं।
पहला तरीका ये कि हम यहाँ पर लिखें $1। हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे $1। पहला जो भी पहला हमारा आर्गुमेंट होगा या पहला पैरामीटर होगा हमारे स्क्रिप्ट के साथ जो हम पास करेंगे, वो हमारा यहां पर सेट हो जाएगा। लाइक कैसे, ये यूजर इनपुट है, मैं इसको पैसा से पहले अभी बी केयरफुल जो है ना, इसी की परमिशन चेंज करता हूं और इसी को एग्जीक्यूट करता हूं, यूजर इनपुट। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट, होता कैसे है लिनक्स में, कैसे एग्जीक्यूट होता है, यूजर इनपुट के साथ हम अपनी वैल्यू पास करेंगे, स्क्रिप्ट के साथ आप अपने एक एज अ आर्गुमेंट एक जो है ना वैल्यू पास करेंगे, वो हमारी वैल्यू होगी। लाइक के मैं यहाँ करता हूं 10, अब ये 10 उठ के सीधा काउंट में जाके सेट हो जाएगा स्क्रिप्ट के अंदर, समझ आई? एज अ इनपुट यहां से आपकी वैल्यू उसमें चली जाएगी। तो देखें ये फॉल्स है कि क्या 10 ग्रेटर देन है 40 से? नहीं। अगर मैं यहां लिखता हूं 41 या 51, तो ये ग्रेटर देन है कि नहीं 40 से? तो यहां देखें ट्रू आ गया। तो हुआ क्या कि ये जो वैल्यू मैंने पास कर रहा हूं साथ, ये वैल्यू यहां जाके काउंट में सेट होती है और काउंट पे जाके कंपेयर करता है कि क्या ये वैल्यू उससे ग्रेटर देन थी या नहीं थी। समझ आई? ये समझ आई कि नहीं? थम्स अप करके मुझे बताओ, फिर मैं एक और मेथड आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे चलिए दो कंपैरिजंस करते हैं। मैं एक और यूजर इनपुट बनाता हूँ, या यहीं पे बना लेता हूँ। चलो एक और कंडीशन लगाते हैं और वो है काउंट, दूसरा है नेम। चले नेम रख लेते हैं, नेम कहता हूँ उस्मान, और एक कंडीशन और लगाता हूँ, इसी स्क्रिप्ट को पकड़ लेते हैं, इसके अंदर भी लगा सकते हैं लेकिन चले मैं एक सेपरेट इफ एल्स कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर नेम इक्वल टू है उस्मान के, तो ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ लिख देता हूँ दी नेम कंडीशन इज ट्रू, द नेम कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को आउटपुट में डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन मैंने बताना असल में क्या है, मैं असल में ये आप लोग को बताना चाहता हूँ। मैं आप लोग ये पूरा स्क्रिप्ट कराऊंगा अभी, एक कुछ मजे का एक प्रोग्राम हम लिखेंगे। अभी इसमें बताना ये चाह रहा था कि अगर मुझे ये नाम जो है वो दूसरा, अगर मुझे एक और भी मुझे कोई वैल्यू लेनी हो तो मैं कैसे ले सकता हूँ। लेकिन चले भी मैं पहले हार्ड कोड करता हूँ। मैंने स्क्रिप्ट के अंदर हार्ड कोड किया है ये कंडीशन, और जब मैं स्क्रिप्ट को चलाता हूँ तो ये कहता है पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है, क्योंकि मेरे पास वैल्यू भी उस्मान है और नीचे भी उस्मान है। अगर यहाँ लिख देता हूँ अहमद, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब देखें, इसको फॉल्स आना चाहिए था। आ, 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 ऊपर भी स्ट्रिंग है, नीचे भी स्ट्रिंग है, नेम। अच्छा, ड्यू टू लिनक्स सिंटैक्स हमें जो भी कभी इंटीजर है उसके साथ राउंड ब्रैकेट यूज करनी है, और ये स्मॉल ब्रैकेट यूज करनी है, और स्ट्रिंग के साथ हमें ये कैपिटल ब्रैकेट, ये हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। तो ये बस आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसकी वजह से ही जो है वो हमारा पहले भी कंडीशन ठीक है, कंडीशन का मसला नहीं था, सिर्फ सेंटेक्स में ये आया है जिसकी वजह से हमें करना है। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अहमद तो वो फॉल्स दे रहा है, अगर मैं यहाँ उस्मान लिखता हूँ दोबारा तो ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएंगी और हो रही हैं। अच्छा, अब हम लोग एक और चीज करते हैं। मैंने आपको भी दो तरीके बता दिए कि अगर मुझे, अच्छा मुझे एक और वेरिएबल यहाँ से लें तो मैं यहाँ लिखूंगा $2, दूसरा जो स्ट्रिंग होगा, यानी कि दूसरा जो आर्गुमेंट होगा, स्ट्रिंग नहीं, दूसरा जो आर्गुमेंट होगा वो मेरी नेम के अंदर वैल्यू चली जाएगी, यानी कि यूजर को मैं देना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जब मैं 51 के आगे लिख दूंगा उस्मान, तो अब क्या होगा, ये उस्मान की वैल्यू $2 में जाएगी और नेम में सेट हो जाएगी, और नेम उस्मान इज इक्वल टू उस्मान हो जाएगा, और क्या कंडीशन आएगी, आउटपुट आएगी ट्रू। तो देखें ट्रू आ गई। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ अहमद, अब क्या आनी चाहिए, फॉल्स, तो ये फॉल्स आ गई। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ अली तो फॉल्स आएगी। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ जुनेद तो बी फॉल्स आएगी। जब मैं उस्मान लिखूंगा यहाँ पर वापस तो ये ट्रू हो जाएगी। तो बात ये कि जो पहला आर्गुमेंट है वो पहली वैल्यू वेरिएबल में चला जाएगा, दूसरा आर्गुमेंट दूसरे वेरिएबल में चला जाएगा, तीसरा तीसरे, चौथा पांचवे, जितनी 100 भी डाल दो तो आपको इस तरह स्पेस 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 के साथ साथ डालते जाना है। ठीक है, तो ये एक बात याद रखनी है, ये आर्गुमेंट्स इस तरह से सेट होते हैं। अच्छा, एक और तरीका है कि हम चाहते हैं कि यार मुझे इस तरह पास नहीं करना, मेरा स्क्रिप्ट मुझसे, जिस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्क्रिप्ट आपसे पूछता है कि भाई मुझे बताओ कि आपको क्या वैल्यू सेट करनी है, यानी कि क्या आपसे पूछे बल्कि आपको यहाँ पास ना करना पड़े, वो उससे वहां से पूछे और फिर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करे। तो चले एक हम आखिरी जो आज का हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद अभी मुझे लगता है एक और मुझे कुछ सेशन लगाना पड़ेगा आप लोगों के साथ।
हम एक ना मल्टी कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, मल्टी कंडीशन स्क्रिप्ट लिख लेते हैं .sh, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बिन बैश, ठीक है। एको में लिख लेता हूँ कि जी दिस इज दी मल्टीपल कंडीशंस स्क्रिप्ट, ठीक है। अब आप लोग को मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। ये मैं ना एक मार्कशीट बना रहा हूँ, एक समझ लें कि एक मार्कशीट है। आप अपनी परसेंटेज लिखेंगे, अपने मार्क्स लिखेंगे, तो फिर मेरा सिस्टम मुझे आपको बताएगा कि आपका कौन सा ग्रेड बनता है। एक बड़ा बेसिक लेवल का स्टूडेंट्स जब हम लाइफ में थे तो अभी हम ये लिखते रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम है। तो सबसे पहले मैं यहाँ चाहूंगा कि मेरा सिस्टम मुझसे पूछे कि मुझे मेरे मार्क्स कितने हैं। तो यहाँ पर हमें अगर सिस्टम से इनपुट लेनी हो तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि मैं यहाँ पर मार्क्स का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसको कहता हूँ कि भाई तुम जो है $1 जो तुम्हारी वैल्यू हो ना, तुम मैं जो भी मैं नीचे पास करूंगा उससे फिर तुमने आगे कंडीशंस बनानी है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि $साइन लगाता हूँ कि मार्क्स, अगर तो मार्क्स तुम्हारे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 90 के। तो यहाँ पर अभी वो प्रॉपर ये लगा लेते हैं, एक ही लाइन में लिख लेते हैं। तो आप क्या करो, एको करो कि योर ग्रेड इज A+। मैंने पहली कंडीशन लगा दी। दूसरा, अच्छा अभी तक आप लोगों ने इफ और एल्स की कंडीशंस देखी थी, इफ और एल्स कंडीशंस देखी थी। अब आपको एक और चीज पढ़ने का मौका मिलेगा कि अगर आपको मल्टीपल इफ की कंडीशंस लगानी पड़ती हैं, यानी कि इफ अगर 90 है तो क्या करो, अगर 80 है तो क्या करो, अगर क्या नाम है 70 है तो क्या करो। तो यहां पर इफ और एल्स के अलावा एक और चीज होती है जिसको कहते हैं एल इफ। और एल इफ क्या करता है कि अगर आपको मजीद कंडीशन, यानी कि हम मल्टीपल इफ कंडीशन नहीं लगाते, यानी कि मैं एक और इफ लगाऊं और फिर ये लिखूं, उससे बेटर होता है कि हम यहां लिखें एल इफ। एल इफ क्या करेगा, आप ये पूरी कंडीशंस दोबारा लगाएंगे यहां से लेके यहां तक, और यहां पर आप लिख देंगे कि अगर तुम्हारे रिजल्ट या तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो 90 से जो है वो लेस देन है। ये थोड़ी सी ट्रिकी होगी लेकिन आप लोगों को समझ आनी चाहिए, क्योंकि इतना भी मुश्किल नहीं है यार। कि मैंने कहा कि अगर तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो 90 से ग्रेटर देन है और इक्वल टू हैं तो इसका मतलब है तुम्हारा A+ ग्रेड है। लेकिन अगर तुम लोग के मार्क्स जो हैं वो 90 से कम है, अच्छा इसमें यार एक और चीज याद आ गई, क्योंकि यहाँ एक और गेट्स आने यहाँ पर आने, आप लोगों ने पढ़े होंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स, या किसी ने गेट्स का नाम सुना होगा। उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि एक हमारा और गेट होता है, ऑपरेशन होता है, उसके अलावा एंड ऑपरेशन होता है, एक नॉट ऑपरेशन होता है। एंड ऑपरेशन कहते हैं कि जब भी कभी, क्या होता है एंड ऑपरेशन मुझे बताएगा कोई? चले मैं आप लोगों से पहले लिख लेता हूँ कि 1 1, नहीं चलो 0 0 क्या होता है आप लोगों ने बताना है, 0 1 का क्या आंसर होता है, 1 0 का क्या आंसर होता है, और 1 1 का क्या आंसर होता है। कौन बताएगा? 0 0 क्या होता है? 0 0 0 0 होता है, और 0 1 1 1, और 1 0 1, 1 फिर भी 1। 1 अच्छा में होता ये कि अगर, और ऑपरेशन में ये होता है कि अगर आपकी कोई भी वैल्यू 1 है तो इसका आंसर 1 है। लेकिन एंड ऑपरेशन में थोड़ा सा चेंज होता है, और एंड में क्या होता है वो मैं यहाँ पर पहले कॉपी कर लेता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 0 0 0 होगा कहीं भी, अगर इसका मतलब ये कि कहीं भी अगर आपका कोई 0 आ रहा है तो इसका मतलब है आपका आंसर 0 है। तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, और 1 1 के ऊपर जाके 1 आएगा, यानी कि दोनों 1 होंगे तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 होगा। तो ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। और नॉट में क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज को, यानी इनपुट अगर आप 1 करते हैं तो आंसर 0 होता है, और अगर आप 0 पास करेंगे तो आंसर, यानी उल्टा आंसर होता है। अगर आप इनपुट 1 पास करेंगे तो वो आउटपुट 0 दे देगा, अगर आप 0 पास करेंगे तो वो 1 दे देगा। तो ये इसके ऊपर। तो अब यहाँ पर ये कंडीशन हम लगाने लगे हैं। अच्छा बैश में कैसे यूज होती है? बैश के अंदर अगर आपने ये कंडीशन लगानी हो तो हम यहाँ पर अम, ये साइन यूज करते हैं, पाइप साइन यूज करते हैं। ये पाइप साइन जो है ना, ये और को डिक्लेयर करता है, डिनोट करता है हमारे इस केस में। और एंड जो है डबल डबल होता है मेरे ख्याल पाइप साइन, और सॉरी, और जो हमारा एंड है इसमें डबल एंड साइन,
एंड परसेंट्स जो होते हैं ये हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, और नॉट के लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती है, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। बल्कि ये आप लोगों के लिए ना मैं उस फाइल में भी डाल देता हूँ, आप लोगों के नोट्स वाली फाइल में। यार आज थोड़ा सा आप लोगों को ना टॉलरेट करना पड़ेगा ज़्यादा चीज़ें कवर करनी, क्योंकि अगर हम लोग ये इतनी बेसिक्स और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं ऑब्वियसली, मैं इसको वो नहीं कहता, लेकिन ये इतनी है कि मुझे ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ें हैं। मुझे खुद नहीं आती थी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आ गई हैं। मैंने बताया ना, आई एम नॉट अ प्रोग्रामर। एनीवेज, अब मुझे यहाँ क्या जरूरत थी, मैंने यहाँ पर दो कंडीशंस लगानी है। मैंने क्या कहना है, मैंने कहना है मार्क्स अगर मेरे लेस देन है 90 के, एंड यानी कि दो कंडीशंस ट्रू होंगी तो, और यानी कि वो जो एंड साइन है, एंड मेरे मार्क्स जो है वो अगर तो 90 से कम है और ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 80 के, यानी कि 80 और 90 के दरमियान में है, तो मैं क्या करूं, इसका मतलब है मेरा जो ग्रेड है वो है ए। इसी तरह फिर मैं इसी पूरी कंडीशन को दोबारा कॉपी करता हूं और यहां लगा देता हूं कि अगर मेरे मार्क्स 80 से तो कम है और 70 और 80 के दरमियान में है, तो मेरा ग्रेड हो जाएगा बी प्लस कर लेते हैं। और अगर मेरे मार्क्स 70 से कम है और 60 और 70 के दरमियान में है, तो इसका मतलब है मेरा ग्रेड है सी प्लस। और अगर मेरे मार्क्स जो हैं वो, बल्कि अगर नहीं लगाते और अब लगाते हैं कि भाई अगर ये सारी कंडीशंस भी मैट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि भाईजान मैंने फेल ही हो गया हूं। तो मेरा ग्रेड है फेल, योर ग्रेड इज एफ। और एंड पे क्या लिखेंगे, एफ आई। समझ आई? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन अभी के अभी करो। कुछ भी नहीं किया मैंने, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है कि भाई जैसे ही मैं अपना स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करूंगा, मुझसे वो पूछेगा भाई अपने मार्क्स बताओ। जब मैं मार्क्स बताऊंगा तो ये मेरा सिस्टम देखेगा कि क्या मैं इस कंडीशन के अंदर आता हूँ। अगर मैं इस कंडीशन में आता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं तो आ गया ए प्लस में। अगर मैं इस कंडीशन में आता हूँ तो मैं ए में आया, अगर मैं इस कंडीशन में तो बी प्लस में, और अगर इसमें आया सी प्लस में, और अगर इसमें आ गया तो बस मार पड़ जाएगी एफ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसको जाके परमिशंस देता हूँ। पहले तो सी एच मॉड प्लस एक्स मल्टी कंडीशन। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मल्टी कंडीशन को, और साथ में मैं कहता हूँ मेरे है थे, शायद कभी आए नहीं, लेकिन चलो 95, तो मेरा क्या आया ए प्लस। अब मैं कहता हूँ यार मुझे आप लोग वैल्यूज बतानी है, चलो मैं 85 करता हूँ, मैं मिड मिड वाली वैल्यूज रखता हूँ। तो मेरा ए आ गया, 75 कर बी प्लस आ गया, 65 करता हूँ सी आ गया, और यहाँ तो फिर पिटाई एफ। समझ आया? अब आप लोग कोई कंडीशन बताओ, मैं उसको भी लगा देता हूँ। तो मेरा अब देखे ना, ये इतना अच्छा सिस्टम मेरा, यानी कि बन गया, ऑटोमेट किया ना मैंने अपने सिस्टम को, तो सिस्टम को दे रहा हूँ। अच्छा अभी मैंने, चलो मैं 45 भी करता हूँ तो मैं फेल में आऊंगा, अगर मैं 35 भी करता हूँ मैं फेल में आऊंगा, 25 भी, क्योंकि देखें उससे कंडीशन नीचे है। अच्छा मैं इसके बिल्कुल एज पे करता हूँ, 59 करता हूँ, क्योंकि देखें 60 और 59 यानी कि एक मार्क्स तो एफ में हो। लेकिन अगर मैं 60 करता हूँ तो मैं वहां से थोड़ी बचत हो जाती है, कि देखिए मैं 60 यहाँ पर कर रहा हूँ, तो मैं सी प्लस में आ गया। ठीक है, अब मैंने आपसे एक बात की थी कि यार मेरे पास दो तरीके, या तो मैं स्क्रिप्ट के साथ अपनी वैल्यू पास कर रहा हूँ, या मैं मुझसे स्क्रिप्ट पूछे। तो स्क्रिप्ट के पूछने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पर ये नहीं लगाता, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मुझसे मुझसे मेरा सिस्टम पूछे तो रीड एक ऑपरेशन है, उसको मैं यूज करूंगा, और वहां पर मैं अपने मार्क्स बताऊंगा कि मुझसे मेरे मार्क्स पूछो। तो रीड हमने यूज करना है। अब ये सिस्टम मुझसे पूछेगा, जब मैं स्क्रिप्ट में जाऊंगा तो मैं इसको साथ आर्गुमेंट नहीं दूंगा, मैं इसको सिर्फ कहा कि मुझसे पहले पूछो और फिर अपना स्क्रिप्ट का रिजल्ट दो। मैंने यहाँ पर ही डाल दिया, और यहाँ पर आके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए मुझसे वो सिस्टम यहाँ पर पूछ रहा है कुछ, कि भाई अपने आप बताओ। यहाँ पर मुझे स्टेटमेंट वैसे डालनी चाहिए थी, यहाँ पर रखनी चाहिए थी कि प्लीज एंटर योर मार्क्स, बल्कि हम कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ मैं लिखता हूँ, पहले कहता हूँ प्लीज एंटर योर मार्क्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने कॉलन भी डाल दिया स्पेस। अब देखिए वो आपसे पूछ रहा है कि प्लीज एंटर योर मार्क्स, मैं कहता हूँ यार 99% ए प्लस। उसी तरह फिर आपसे पास जाएगा 88%, 77%, 68%, और
58%। तो F, तो बस आपका सिस्टम देखिए, अब आपसे रीड कर रहा है, हमें दो चीजें पढ़ ली ना, कि आपको अगर 7 पास करना है आप कैसे कर सकते हैं, और अगर आपको पूछना है तो आप कैसे पूछ सकते हैं। समझ आई? थम्स अप करो अगर समझ आई है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। गुड हो गया, जबरदस्त। अच्छा, एक काम करते हैं कि यहाँ पर ना हम लोग कुछ और ऑपरेशन से रिलेटेड भी चीज़ें डाल देते हैं, ताकि आप लोगों को कुछ और से रिलेटेड भी मिल जाएगा। अच्छा, अब हम लोग ये करते हैं कि हम सिंपल से 2-3 स्क्रिप्ट्स लिख लेते हैं, जिसमें आपको और का क्या नाम है, ऑपरेशन से रिलेटेड जो है चीज़ें पता चल जाएंगी। अच्छा, इसके लिए हम ये करेंगे कि मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ और ऑपरेशन डॉट sh, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं bin bash echo enter your name, ठीक है। रीड कर लेते हैं नेम को, और नेम में लिख लेते हैं कि अगर इफ कंडीशन, मुझे लगता है आई थिंक, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बिकॉज ये सेंटेक्स जो है ना हमेशा मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है, कि सम टाइम हमारा जो यानी कि हम लोग अभी देखें टीचर यूज की ना, टीचर के लिए हमने कर्ली ब्रैकेट्स यूज की थी ना, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट्स यूज की थी, राउंड ब्रैकेट्स। अगर हमें इंटीजर्स, सॉरी इंटीजर्स कह रहा हूँ, स्ट्रिंग्स यूज करनी है, तो हमें ऑब्वियसली डबल, हम कैपिटल ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया उस्मान के इक्वल है, या यानी कि और, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि या तो मेरा नाम उस्मान के इक्वल हो, यानी कि जो भी मैं पास कर रहा हूँ, जो नेम आप पास कर रहे हैं, या तो वो उस्मान हो, या वो अली हो, या वो अली हो, तो कंडीशन ये मीट मेट करेगी। यहाँ पर लिख लेंगे देन कंडीशन कैसे मेट करेगी, यहाँ लिख लेंगे एको योर, यू हैव लिख देते हैं वॉन द प्राइज, मैंने कुछ भी लिख दिया। और एल्स कह देते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट ऊपर वाली कंप्लीट ना हो, तो आप लिख लेंगे ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अगर तो उस्मान है या अली है, तो इसका मतलब है कि हम लोग जीत गए, यानी कि जो पर्सन है वो गेम खेल रहा है या कुछ भी, उसको प्राइज ले रहा है, अपना वो एंटर करेगा नाम, तो अगर उस्मान होगा या अली होगा तो ये प्राइज वो जीते हैं, दो बंदे हैं, दोनों टीम में से जीते थे। और अगर ये ना तो उस्मान है और ना ही अली है, तो फिर इसका मतलब उसको कह दो कि भाई यू विल ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम। तो अब मैं यहाँ पर ch मॉड करता हूँ, बी केयरफुल, और ऑपरेशंस को +x परमिशंस देते हैं, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब वो पूछा नाम, मैं कहता हूँ उस्मान। अच्छा, अली भी तो पास करना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, एक काम करते हैं, लिख लेते हैं फर्स्ट नेम, या फर्स्ट पर्सन लिख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन उस्मान है, और रीड करो सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन, क्योंकि दो कंडीशंस कंडीशंस तभी मैट होती है ना, कि दो आउटपुट जाएंगी तो वो आपको देगा ना रिजल्ट, यानी कि ये 1-1 है या 1-0 है या कुछ भी है, तो वो दो कंडीशंस होंगी। तब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पर लिखना चाहिए था यार फर्स्ट नेम, तो ये भी सही कराते हैं, एंटर योर फर्स्ट। ठीक है, अब आप जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ से वो पूछेगा फर्स्ट पर्सन नेम उस्मान, सेकंड पर्सन नेम में लिख देता हूँ अदील, कंडीशन मेट होनी चाहिए, लेकिन ये फिर एरर क्या दे रहा है। सर सेकंड पर्सन पे आपने इक्वल टू नहीं डाला। ओ
इक्वल क्लियर करते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट पर्सन उस्मान है, सेकंड पर्सन अदील है। अदील के स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए, लेकिन फिर भी उस्मान क्योंकि कंडीशन में आ रहा था उसने कर दिया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ अदील पहले नाम पे और सेकंड पे लिख देता हूँ अली, तब भी वो फोन में आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ अदील और अगला पर्सन लिख देता हूँ जुनेद, NAID था, सॉरी, तो उसने लिख दिया ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम। यानी कि कंडीशन आपको बस बताना है, पर्पस ये कि ये और गेट और है, यहाँ पे 1-0 हो या 1-1 हो। लेकिन अगर इस केस में 0-0 था ना, उस्मान इसमें एग्जिस्ट करता है ना जुनेद में अली एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए वो उसने कंडीशन 0-0 के केस में उसने आंसर 0 दे दिया। तो कंडीशन इसी तरह चलती हैं। अगर आप इस लैंग्वेज को पढ़ लेते हो तो यही सारा कुछ बाकी लैंग्वेजेस में भी, सिर्फ सेंटेक्स डिफरेंट होगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने काफी सारे स्क्रिप्ट्स देख लिए। हम लोगों ने वेरिएबल से स्टार्ट किया, इंटीजर्स में गए। अच्छा, ट्रू फॉल्स वाली चीज रह गई है, बूलियन कहते हैं, वो नहीं हम लोगों ने किया। वो भी मेरा ख्याल है, अगर देख लेता हूँ वो भी करना हो तो वो भी कर लेंगे। लेकिन बात ये कि ये स्क्रिप्ट्स हम लोगों ने बनाए क्यों हैं? इतने सारे स्क्रिप्ट्स हम लोगों ने बना लिए। इसका जो असल पर्पज है वो ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है, कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेस है, वो ऑटोमेट हो जाए। अगर हमें स्पेसिफिक कोई ऑपरेशन या कोई टास्क ऑटोमेट करना है तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब मैंने स्क्रिप्ट भी लिख लिया, उसको ऑटोमेट कैसे करना है? तो ऑटोमेट करने के लिए हम एक काम करते हैं लिनक्स के अंदर। अगर मैंने मुझे एक एक एग्जाम्पल के तौर पे कि रात के 3 बजे कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है, तो उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कोई चीज ट्रिगर करनी है। तो लिनक्स के अंदर इस ऑटोमेटिक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए या ऑन स्पेसिफिक टाइम हम क्रॉन जॉब्स लगाते हैं। अब जो क्रॉन जॉब्स हैं वो लिनक्स के अंदर कहाँ पर होती हैं, बाय डिफॉल्ट कहाँ पर होती हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लिनक्स के अंदर जो बाय डिफॉल्ट क्रॉन्स होती हैं वो होती हैं ETC के अंदर। अगर मैं यहाँ पर क्रॉन्स में जाऊं, नहीं CD करता हूँ, नहीं वेम करता हूँ क्रॉन टैब में, ये जो क्रॉन टैब है ना इसमें, तो ये क्रॉन्स पड़ी हुई है। यहाँ पर मैंने कुछ पुरानी शायद क्रॉन्स कभी लगाई थी, वो शायद मैंने मिटाई नहीं। लेकिन ये कि ये कुछ सिस्टम लेवल की क्रॉन्स पड़ी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको छोड़ देता हूँ। लिनक्स के अंदर जब भी आपने क्रॉन लगानी होती है ना, तो आपको करना ये है कि आप यहाँ पर जाएं, सूडो करें, विम करें और लिखें क्रॉन टैब। बहुत से पासवर्ड पूछेगा कि मैंने सूडो लिखा, या मैं ऐसा करता हूँ सूडो ही बन जाता हूँ, बार बार क्या सूडो लिखना। सूडो SU दिस, नो, ठीक है, मैं सूडो बन गया। यहाँ लिखता हूँ क्रॉन टैब -L से होता है। एल की कमांड है, अगर इसकी इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है तो आप ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हेल्प लिखें, आपको ये डॉक्यूमेंटेशन दे देगा, आपको बता देगा कि क्या क्या कुछ करना होता है। ठीक है, L से आप लिस्ट कर सकते हैं, E से आप एडिट कर सकते हैं, R से आप डिलीट कर सकते हैं और I से आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। तो ये है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ क्रॉन टैब -L, तो ये लिस्ट करके दिखाएगा कि कोई क्रॉन पड़ी भी है, तो कहता है रूट के ऊपर कोई क्रॉन नहीं पड़ी। ठीक है, ऐसा करते हैं। रूट से भी हम बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर अपने यूजर से बना लेते हैं, सॉरी माय बैड। क्रॉन टैब -L करते हैं तो वो कहता है कि उस्मान यूजर पे भी कोई नहीं बनी हुई, चलो ये बना लेते हैं। तो बनाने का तरीका क्या होता है कि हम यहाँ लिखेंगे -E, एडिट करो। जैसे हम एडिट करेंगे वो हमसे पूछता है कि यार किस एडिटर से एडिट करना है, नैनो से करना है, विम से करना है, किसी और से करना है। तो भाई हम कहते हैं भाई जिससे मर्जी करा दो, करा दो और करा दो नैनो से ही। तो वो नैनो एडिटर में देखेंगे हमने लिखा GNU नैनो। अब मैं इसमें चला गया हूँ, इसमें सबसे नीचे जाऊंगा और यहाँ पर जो भी मैं लाइन लिखूंगा वो उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जरूर एग्जीक्यूट होगी। लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने का एक प्रॉपर सेंटेक्स होता है। अगर मैं उस सेंटेक्स को फॉलो करूंगा तो ही मैं क्रॉन लिख सकता हूँ, ऐसे ही नहीं मैं लिख सकता। तो उसको स्पेसिफिक टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए, जब मुझे अगर एग्जीक्यूट करना है तो प्रॉपर एक सेंटेक्स है, और उस सेंटेक्स के लिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। यहाँ पर नहीं बल्कि चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। हमारे पास ना कुछ टैरिक्स होते हैं, या नोट पैड पे करता हूँ यार, सॉरी, नोट पैड, मैंने कोई नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। ये एक नोट पैड मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। ठीक है, अगर मैंने लिनक्स के अंदर मैंने कुछ लिखना है ना, तो मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है, तो इसका क्रॉन को लिखने के लिए
कुछ स्टेरिक्स होते हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या होते हैं। पहला स्टेरिक, कोई 5 स्टेरिक्स होते हैं, 2 3 4 5। ये जो फर्स्ट स्टेरिक है ना, ये जो फर्स्ट साइन होता है, ये डिक्लेयर करता है कि किस मिनट पे चलानी है। पहले मिनट को डिक्लेयर करता है, ये टाइम के मिनट को डिक्लेयर करता है, ठीक है, मिनट्स को। दूसरा स्टेरिक होता है, ये आवर्स को डिक्लेयर करता है कि किस आवर पे चलानी है, ठीक है। तीसरा स्टेरिक डिक्लेयर करता है डे को, कि किस डे ऑफ मंथ में चलानी है, ठीक है, किस डे ऑफ मंथ, किस दिन महीने के किस डे को चलानी है। यानी कि अगर मैं 15 तारीख को चलाना चाहता हूँ तो यहाँ पर डे ऑफ मंथ लिख दूंगा। अच्छा, अगर मुझे अगला जो स्टेरिक है ये डिक्लेयर करता है मंथ ऑफ ईयर को, यानी कि साल के किस महीने में चलानी है, तो आप वो ये लिख सकते हो। और आखिरी चीज जो है वो दिखाता है डे ऑफ वीक, के हफ्ते के किस डे में चलानी है, तो आप यहाँ लिखते हो। और आखिरी जो चीज इसके बाद आती है वो आती है पाथ या स्क्रिप्ट नेम। जो स्क्रिप्ट है जो आपने चलाना है वो आप यहाँ पर उसका नाम लिख देते हो, ठीक है। जैसा मैं हेलो डॉट एस एस लिख देता हूँ कि भाई ये चलाना है मुझे। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मिनट में क्या होता है, अगर मैं मिनट की बात करूं, MINUTS, मिनट्स की बात करूं, तो मिनट्स होते हैं 0 से लेके 59 मिनट्स ही होते हैं ना, ठीक है, 0 से लेके 59 मिनट्स। अगर मैं आवर्स की बात करूं तो आवर्स हमारे होते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ, 0 to 23, ठीक है। 0 हम डिक्लेयर करते हैं जो 12th आवर होता है उसको। डेज, डेज हमारे होते हैं, क्या होते हैं, 1 to 29, महीने के ना दिन, तो हम डेज लिख सकते हैं। और मंथ्स होते हैं, मंथ्स के अंदर आता है 1 to 12, मंथ आ जाता है। और वीक डेज आ जाते हैं 0 to 6। यही होते हैं ना, 7 दिन होते हैं, हफ्ते के 7 दिन होते हैं। हमारे पास मंथ्स जो है वो 12 होते हैं, डेज 30 होते हैं, आवर्स हमारे पास 24 होते हैं, और मिनट्स हमारे पास 60 होते हैं। अब बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की, कि अगर मुझे कुछ लिखना है तो कैसे लिखना है। अगर मुझे क्रॉन के अंदर ये लिखना है कि भाई मेरा जो टास्क है एक स्पेसिफिक टाइम पे एग्जीक्यूट हो, अगर तो मैं कहता हूं कि ये मुझे ये स्क्रिप्ट हर सेकंड पे एग्जीक्यूट करना है, तो मैं लिखूंगा, यानी कि हर दिन के हर सेकंड के ऊपर, यानी हर मिनट के ऊपर, दिन के हर मिनट के ऊपर, हर घंटे के ऊपर, हर महीने, हर साल, हर वीक, तो मैं लिखूंगा स्टैरिक 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 स्टैरिक, और आगे लिख दूंगा हेलो डॉट एस एच। ये हर मिनट बाद एग्जीक्यूट होगा। अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है, अच्छा उसने बुलेट ले लिया उसको, अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, यार क्या है, उसने ना उसको बुलेट के तौर पे ले लेता है। Just give me 1 minute। अच्छा, तो मुझे अगर इसको अगर मुझे हर 5 मिनट बाद एग्जीक्यूट करना है, मैं लिखूंगा 5 स्टैरिक स्टैरिक, ये 4 नहीं थे, 5, 1 2 3 4 5, 4 और हेलो। अगर मुझे हर 5 मिनट बात करना है, हर 10 मिनट बात करना है, तो मैं ये लिख दूंगा डॉट एस एच। अच्छा, एक वेबसाइट है, मैं वो आपको रेफर करूंगा, मैं खुद से ज्यादा पढ़ाने से बेहतर है या बताने से बेहतर है, एक वेबसाइट है जो कि बहुत अच्छी वेबसाइट है, और उस वेबसाइट का नाम है क्रॉन, क्या नाम था, क्रॉन क्रॉन टैब गुरु। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, 1 मिनट, ये आपको खुद बना देती है, आपको नहीं बनाने की जरूरत, इतना तंग होने की जरूरत ही नहीं है। क्रॉन्स खुद बना के दे देगी आपको, आपने सिर्फ इसको बताना है कब चलाना है, और आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रहा होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टैरिक स्टैरिक, तो ये कह रहा है एट एवरी मिनट मैं चलाऊंगा। अगर मुझे ये चलाना है हर 5 मिनट, तो एट एवरी 5, यानी कि हर 5 मिनट बाद। अगर 10 लिख देता हूँ तो 10 मिनट बाद। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे हर मिनट और इसमें चलाना है हर घंटे बाद, हर घंटे के हर मिनट बाद चलाना है, हर घंटे बाद चलाना है, तो मैं ये लिख दूंगा। हर 2 घंटे बाद चलाना है तो ये बता देगा, हर 3 घंटे बाद करना है। अगर मैंने इसको चलाना है डेली बेसिस के ऊपर सिर्फ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि हर महीने की पहली तारीख को चलेगा। इसमें इतनी एग्जांपल्स हैं, इतनी चीजें हैं कि शायद मैंने भी कई दफा बनानी हो ना, तो मुझे एक दफा इस वेबसाइट पे आना पड़ता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दिखाऊं ना, ये रैंडम आपको ये इतने मजे की चीजें दिखाएगा। और कहता है अगर आप ये लिखोगे ना, तो ये क्या करेगा, रात के 5, यानी कि 12 बज के
5वें सेकंड के ऊपर अगस्त में चलेगा। इस तरह की जेनेरिक भी लोगों ने चलानी होती है। अच्छा, रैंडम एक और जनरेट करते हैं। कहता है मैं हर दोपहर को 2:15 पे चलाऊंगा हर महीने की 1 तारीख को। ये रैंडम है, ये जनरेट करता है हमारी लर्निंग के लिए थोड़े से ना, अगर आपको, क्योंकि आपको बनाने में मुश्किल होती है, मैंने बनाई है लिटरली। सम टाइम ऐसी ऐसी आपको आएंगी कि आपको पता चलेगा कि अभी इजी पे रहते हैं, ठीक है। ये लेकिन वेबसाइट बहुत अच्छी है। हर रात को 10 बजे ऑन एवरी डे ऑफ अ वीक फ्रॉम मंडे थ्रू, यानी कि मंडे से लेके हर हफ्ते ये चलेगी फ्राइडे तक, लेकिन सैटरडे संडे को नहीं चलेगी। ये भी मजेदार है, क्योंकि मैं कई दफा ऐसा होता है हमने सिर्फ सैटरडे, हमें ऐसे काम वीक डेज के ऊपर करने होते, वीकेंड पे नहीं करने होते। तो ये बहुत अच्छी एक एग्जांपल है। तो चीज ये कि हमें इसको चलाना है, तो हम, अच्छा अब इसको चला के देख लेते हैं। मैं एक स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखता हूँ आपको कुछ विजिबिलिटी देने के लिए। मैं इसको यहाँ से बाहर निकलता हूँ, नो करता हूँ, एक स्क्रिप्ट यहाँ पर बनाता हूँ। स्क्रिप्ट बल्कि वहीं पे बनाते हैं, cd डेस्कटॉप डेवऑप्स बैच 6 लिनक्स के अंदर यहाँ लिखता हूँ mkdir cron स्क्रिप्ट्स। ये वैसे ही मैंने बना दिया, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पर एक स्क्रॉन का स्क्रिप्ट लिखता हूँ। और स्क्रिप्ट करेगा क्या, स्क्रिप्ट मेरा यहाँ पर करेगा विम करता हूँ स्क्रिप्ट डॉट sh बिन बैश। मैं आपको बताता हूँ ये करेगा क्या। बिन बैश एको करो, यार एक वहीं से स्क्रिप्ट कॉपी कर लेते हैं, मैं क्या इतना लंबा लिखता रहूंगा। जस्ट अच्छा, मैं यहाँ पर करता हूँ एक स्क्रिप्ट और वो लिख देता हूँ सिस्टम की ये सारी इंफॉर्मेशन है ना, इसको उठाओ और ये मुझे दिखाया करो। सिस्टम की इंफॉर्मेशन ना मुझे यहाँ पर ना दिखाया करो। किधर गया, सॉरी, ये ऊपर से ना मेरा टीम्स खुल गया था। अच्छा, मैंने ये स्क्रिप्ट ना पूरा यहाँ पेश कर दिया, बल्कि मुझे इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने डिलीट कर दी। मैं कंट्रोल, ये स्क्रिप्ट था वही जो स्क्रिप्ट पहले बनाया हुआ था, वही ये सारा स्क्रिप्ट है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको ये कहना है कि ये स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है chmod +x करके, स्क्रिप्ट को परमिशन दे दी और इसको चला के भी देख लो कि ये चल रहा है। भाई चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। मैंने क्या कहना है, इसको pwd करो पहले, तो पाथ इसका यहाँ पर देखो, ये पाथ पूरा कॉपी कर लेता हूँ। और स्क्रिप्ट का नाम क्या है, स्क्रिप्ट का नाम है script डॉट sh, एस के बगैर है स्क्रिप्ट। अब मैं जाऊंगा, लिखूंगा cron टैब -e में जाऊंगा और ये कहता हूं कि हर मिनट बाद ये चलाओ स्टैरिक स्टैरिक 3 4 5 और आगे लिख दूंगा इसका पूरा पाथ कि स्क्रिप्ट पड़ा कहां पर हुआ है। और इसका नाम क्या है, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉट sh, ठीक है। कि इस स्क्रिप्ट को चलाओ और चलाओ हर मिनट बाद। और चलाने के बाद एक काम और करना है, सॉरी, इसको मैं यस तो कर देता हूं, लेकिन एक मिनट, चलो यहीं से कर लेते हैं, यस ही कर लेते हैं। मैं यस कर दिया, मैंने चला दिया स्क्रिप्ट। अब ये क्रॉन में डल गया है। क्रॉन में जब डल जाता है ना, तो ये हर मिनट बाद चलेगा और इसका जो रिजल्ट है वो कहां पर आएगा, इसका जो रिजल्ट है यानी कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो इसका रिजल्ट आता है लॉग्स के अंदर। तो लॉग्स कहां पर होते हैं, लॉग्स जो लिनक्स में लॉग्स होते हैं वो होते हैं cd var log के अंदर, सिस्टम के एक लॉग्स होते हैं। अच्छा, एक कमांड आपको यार सॉरी मुझे बतानी पड़ेगी सॉरी नहीं, वो जरूरी नहीं बतानी, लिनक्स में बहुत कमांड है, मैंने बताया ना लिनक्स के अंदर कमांड ही कमांड है। एक कमांड होती है कि अगर मुझे रियल टाइम में लॉग्स देखने हैं ना कि भाई क्या चल रहा है, तो एक टेल की कमांड होती है, टेल -f करके मैं लॉग, जो सिस्टम के लॉग्स है ना उसमें जाऊंगा, सिस लॉग्स को ग्रैब करूंगा, तो ये आपको बताएगा कि मैं वो क्रॉन चला रहा हूँ। यहाँ पर देखना भी चलेगी, ये देखें क्रॉन चली है, लेकिन हाँ इसने ये देखें ये बताया कि मैंने एक दफा क्रॉन चला दी है, ये एक दफा। लेकिन अभी आपको कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। एक काम करेंगे हम कि एक फाइल के अंदर यानी कि एक फाइल क्रिएट करेंगे, लेकिन मैं भी इसको ऑन रखा हुआ है ताकि आपको दिखा सकूं कि ये अभी देखना, ये 13 मिनट पे चला था, ये 14 पे भी चलेगा, लेकिन इसको लगा रहने देते हैं 2 मिनट। देखिए चल गया, 14 पे चल गया, जैसे 14 हुआ देखें एक दफा चल गया, अब 15 होगा दोबारा चल जाएगा, तो ये बता रहा है कि भाई मैं चल रहा हूँ। ये क्रॉन है जो ऑटोमेटिकली चल गई, और आप लोगों ने ऐसे ही लगानी होती है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होती कि। अच्छा, एक आखिरी चीज कर लेते हैं, ये जब एक दफा और चल जाए फिर इसके बाद किसी को क्वेश्चन है क्रॉन चलती कैसे है। लेकिन मैं अभी आपको एक और चीज करके भी दिखा देता हूँ कि एक फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ कि आपको पता चले कि यार इसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है, कोई चीज हम क्रिएट कर सकते हैं। तो
ये देखिए एक दफ़ा, ये एक दफ़ा और चल जाए, इसके बाद फिर हम इसके साथ कुछ करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसी चलती है तो फिर हम आगे चलते हैं। ये चलने लगी है। देखें क्रॉन चल गई, तो हम हमारे पास ये, अच्छा चले आपको ये यकीन आ गया कि क्रॉन चल रही है, लेकिन आपको एक और यकीन दिलाता हूँ। मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, ई नहीं, कहाँ पड़ा हुआ था, डेस्कटॉप में, डेवऑप्स में, बैच 06 में, लिनक्स के अंदर, क्रॉन के स्क्रिप्ट के अंदर मैं था। और यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट और क्रिएट करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसी स्क्रिप्ट को क्रॉन डॉट एस एच के नाम से, या कोई भी नाम दे दो, क्रॉन 0001 या कुछ भी। मैं कहता हूँ कि मुझे ना इस पूरी जो है ना, इसकी आउटपुट कहीं डालनी है। तो एक और काम हो सकता है कि मैं ना इस स्क्रिप्ट को क्रॉन 0001 को एक जगह पे डालता हूँ, क्रॉन टैब हाइफन ई करता हूँ और ये लिखता हूँ कि इस पूरे को आप कॉपी करो, और कॉपी करके इसको एंड पे जाके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। कि मैं ना इस स्क्रिप्ट का, मैंने भी क्या नाम रखा था स्क्रिप्ट का मैंने नाम रखा था, ओलो सॉरी, ओए ओए, अच्छा मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं ना दूसरा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। वो मैंने यहाँ पेस्ट किया, उसका नाम था क्रॉन 0001 था शायद, क्रॉन 0001.sh। अच्छा, इसको मैं किसी फाइल में यहीं से स्टोर कर देता हूँ, टेम्प के अंदर बना दो क्रॉन फाइल 0001.txt। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये cd टेम्प के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर आपको एक दफ़ा फाइल दिखाता हूँ कि इस नाम से कोई फाइल नहीं पड़ी हुई। क्रॉन को जैसे ही चलेगी तो यहाँ पे फाइल बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्रॉन के नाम से अभी कोई फाइल नहीं बनी हुई। लेकिन मैं इसकी आउटपुट दोबारा टेल कर देता हूँ, टेल हाइफन एफ करता हूँ, वार लॉग सिस लॉग्स। तो जैसे ही चलेगी तो मेरे पास वहां पर आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, हमें असल में आउटपुट नहीं देखनी होती। अदील आपने लिखा हुआ है कि स्क्रिप्ट का आउटपुट हमें नहीं देखना होता, हमें उसकी एग्जीक्यूशन देखनी होती कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि वो एग्जीक्यूट होकर कोई रिजल्ट जनरेट कर रहा है कि नहीं कर सकता। बिल्कुल अदील ने जो लिखा हुआ है ना कि आप ईमेल सेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई हमें रात को अपने सिस्टम की रिपोर्ट जो है कि ईमेल हो जाए, तो बिल्कुल हो सकती है। अब ईमेल के लिए क्या क्या मेथड्स हैं वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि उसका प्रोसेस ये देखिए, उसने कहा है कि मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी है 0001 के नाम से टेम्प के अंदर, तो जाके देख लो। मैं देख लेता हूँ, मैं टेम्प में जाता हूँ, एलएस करता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये एक फाइल आ गई और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, क्रॉन फाइल के अंदर वो सारा सिस्टम की रिपोर्ट पड़ी हुई है। अब इसको ईमेल करनी है तो आप एक SMTP कन्फिगर, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि थोड़ा सा टफ है। SMTP मेल सर्वर होता है, वो आपको लिनक्स में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और उसमें फिर आप अपने मेल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, और उसके बाद आप जो है वो अपनी ईमेल जो है वो डिफरेंट यूजर्स को भेज सकते हैं यूजिंग योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं कि मैंने लास्ट टाइम एक मेल सर्वर किसी के लिए किया भी था, लेकिन मैं वो आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है ताकि आप लोग उसको देख सको। ये मैंने मेल सर्वर किया था कॉन्फ़िगर, ये इसमें देखें मैंने क्या किया, इसकी डिटेल में आपके साथ शेयर कर दूंगा। हाउ वी सेंड द ईमेल यूजिंग द बैश स्क्रिप्ट, उसमें आपको एक सबसे पहले SMTP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, फिर SMTP की कॉन्फ़िगरेशंस में जाके आपको रूट यूजर बताना पड़ेगा, उसका SMTP क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है जिसे आपने भेजना है, जिस यूजर को भेजना है, उसका पासवर्ड क्या है, आपने वो डाल देना है। ये पासवर्ड मैंने रखा हुआ है, लेकिन पासवर्ड इस टाइम इसका ये नहीं है। और उसके बाद आपने ये सारा कुछ ईमेल डालने के बाद एक ईमेल का फॉर्मेट बनाना है स्क्रिप्ट के अंदर, और उस स्क्रिप्ट को, ये जो स्क्रिप्ट अपने बैश का एक ईमेल का फॉर्मेट स्क्रिप्ट है, ये क्रॉन में डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, आपका जब ये ईमेल जाएगी
तो आपकी ये ईमेल आपके पास दूसरे यूजर के पास चली जाएगी। मैं आपके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है। आज आप लोगों ने बैश स्क्रिप्टिंग सीखी और काफी ज्यादा मेरे साथ टाइम स्पेंड किया। हम लोगों ने तकरीबन कोई 2.5 घंटे का सेशन किया है। ये सिर्फ इसी वजह से किया, लास्ट कल भी मेरा थोड़ा 2.5 घंटे का, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का था, आज भी इतने का ही। लेकिन इसकी रीजन ये थी कि ताकि आप लोग ये चीजें कंप्लीट कर सको। और नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम लोग डॉकर स्टार्ट करेंगे, और डॉकर भी इसी पैशन के साथ इसी तरह से हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि आप लोगों को डॉकर बहुत लंबा पार्ट है। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हमारा जो है वो का जो जितने भी सेशंस बनते हैं वो हमारे डॉकर के ऊपर ही डेडिकेट होंगे।